एचडीएफसी बैंक के कमजोर नतीजों के बाद तेज गिरावट का माहौल बैंक निफ्टी में और पूरे बाजार में। दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार। बड़ा सवाल है कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ और फिसलेंगे या फिर आएगी रिकवरी। और कल है फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ऐसे में कैसे रहे हमारी ट्रेडिंग पोजीशन को, क्या बनना है आप स्ट्रेटेजी, इस पर रहेगा खास ट्रेडर्स और फाइनल ट्रेड जीबीडीएस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। और एक्शन स्क्रीन आपको दिखा रही है और ज़बरदस्त कमजोरी वाला दिखा रही है। बड़ी बड़ी गिरावट इस समय आपको आती हुई दिख रही है। तो अनिल जी से समझेंगे कि इतनी बड़ी गिरावट में अब आपको क्या करना है और आगे यहाँ से कैसा एक्शन भी बाजार में बन सकता है। तो अनिल जी, कुछ भारी भरकमी गिरावट हो गई सुबह से हम देख रहे हैं। काफ़ी कुछ फैक्टर्स हैं बाजार के। एक बार पहले आपसे बड़ी बातें जान लेते फिर बात करते हैं इसके बारे में। लगभग 400 अंकों का नुकसान आपको निफ्टी में नजर आएगा और 21,650 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी 1800 अंक लुढ़ककर 46,200 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 46,300 के आसपास है। मेटल, रियल एस्टेट और फार्मा शेयर भी आज हैं कमज़ोर, लेकिन दबाव चौतरफा बनता दिख रहा है। सिर्फ एक आईटी शेयर ऐसे हैं जहां पर निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी आती हुई दिखी है। और एलटीटीएस के नतीजों पर भी हम कह रहे थे कि यहाँ पर बेचना नहीं है। विप्रो का 8.5% नीचे जीडीआर होने के बावजूद आईटी ही हमारा सेक्टर ऑफ द ईयर कमाल करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि गिरावट में कोई कमी बाकी रह गई हो एचडीएफसी बैंक की तरफ से, तो डाउ फ्यूचर्स ने कहा लेट मी कंट्रीब्यूट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो डाउ फ्यूचर्स भी अपना योगदान देते हुए आग में घी डालने का 150 पॉइंट नीचे ये भी आपको नजर आएंगे। और यूरोप भी कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं है, आपके साथ साथ हम भी इंडियन मार्केट्स लीडर्स हैं, हम भी गिरेंगे। तो यूरोप भी कमज़ोर है, यूरोप भी कमजोर है, ऑल फॉल डाउन। वो सब ने ज्वाइन तो कर लिए गिरावट, बट हमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। निफ्टी वहीं पर है जहां सुबह खुला था, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उसी लेवल पर जहां सुबह खुला था। एक बार के लिए थोड़ा और भी नीचे आया था, बट बैंक्स में स्पेशली ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। कहीं से भी सर एचडीएफसी बैंक में हमने रिकवरी नहीं देखी है और इसको देखते देखते बाकी प्राइवेट बैंक्स की गिरावट और बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो एक बार जरा बैंक निफ्टी पर समझा दीजिए क्या चल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी आज पूरा एचडीएफसी बैंक में है। जो एचडीएफसी बैंक करेगा, जैसा करेगा वैसे बैंक निफ्टी को करना है। बैंक निफ्टी का कुछ भी बदलेगा या बिगड़ेगा, सुधरेगा या गिरेगा, तो अब ये नेक्स्ट रिजल्ट पे होगा। इस रिजल्ट के दम पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि बैंक निफ्टी में कुछ हो जाए तो होना नहीं है। क्यों नहीं होना है, उसका रीजन सिंपल है। पहला रिजल्ट बैंकिंग शेयरों में बड़ा वाला है, फेडरल के बाद जो आया है, ठीक है, वो एचडीएफसी बैंक है। और एचडीएफसी बैंक से वैसे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से उम्मीद नहीं थी। इस बार हल्की हल्की उम्मीद लगी कि थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन निराश किया। अब मामला ये है कि डिसाइड ये करना है कि जो एचडीएफसी बैंक के नतीजों की प्रॉब्लम है वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक की है या पूरी इंडस्ट्री की। ये आईसीआईसीआई, कोटक और एक्सिस डिसाइड करेंगे। और अगर इनमें से किसी के भी नंबर्स, जो नेक्स्ट कौन है, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस में इंडसइंड आएगा। इंडसइंड तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समस्या है, इंडसइंड बच जाएगा। लेकिन इंडसइंड के अलावा कोटक आईसीआईसीआई सैटरडे को है, कोटक आईसीआईसीआई। तो जब तक ये नहीं होते तब तक आपके लिए मुश्किल है कहना कि भाई एचडीएफसी बैंक की समस्या पूरी बैंकिंग सेक्टर की नहीं है। और अगर एक नहीं है तो भी आपको एक्सिस और आईसीआईसीआई मिलकर बता देंगे। और तब आपके लिए बैंकिंग शेयर की गिरावट या स्मार्ट रेट, शानदार रिकवरी अगर आनी है तो वहाँ से आनी है। तो तब तक आपको शांति से बैठना है। हल्का फुल्का आपके डायरेक्शन में रुकावट या और बढ़ाने का काम इंडसइंड बैंक कल कर सकता है। कि अगर इंडसइंड बैंक भी उम्मीद से कमज़ोर रहे तो फिर खराब होने में हम जल्दी से हो जाएंगे। राइट खराब होने में इंडसइंड बैंक ने खराब किया तो हम बोलेंगे एचडीएफसी भी गया, इंडसइंड भी गया, चलो मारो। लेकिन अगर अच्छा हुआ इंडसइंड तो भी बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि तब ये देखेंगे खाली इंडसइंड से हमें पता नहीं चलता, हमें एक्सिस और आईसीआईसीआई को देखना पड़ेगा। सो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखिए। आज की गिरावट को एक स्पेसिफिक बैंक की गिरावट के तौर पर देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा वजन है बैंक निफ्टी में। सेकंड हाईएस्ट वजन आपका निफ्टी में है, थर्ड हाईएस्ट होगा मेरे ख्याल से रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक थर्ड हाईएस्ट है। सो एक हैवी वेट है, तो जाहिर से उसका असर इंडेक्स पे भी पड़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर पर भी पड़ रहा है। बट मेरे ख्याल से अब इस वक्त अगर आपको कुछ देखना है तो ये कि भाई मैं इनको देख के डिसाइड करूँगा। अब रहा सवाल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। जी, ट्रेडर्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है, और लेना क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी लेकर आपको दिन के दौरान, फॉर एग्जांपल अगर सुबह आपकी एंट्री हुई तो 125, 150, 200 पॉइंट के ऊपर और नीचे में 200 पॉइंट का फर्क है। 650 खुल के आप 850 पहुंचे। चलो आपने 650 पे नहीं लिया, 750 पे, 700 पे लिया और 850 पे नहीं बेचा, 800 पे बेचा, तब भी आपको 100 पॉइंट बनते हैं मिले। और ऊपर में भी दीप जहाँ पहले सपोर्ट जोन से 850 के वहाँ से नीचे आया है, तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आप
प्रॉफिट भी बुक करते रहें। आज के लिए फॉर एग्जांपल आपको ऊपर में 47,200 भी मिला है बैंक निफ्टी पे, और वहाँ से गिरे भी है। सो आई थिंक दोनों तरफ के मौके बन रहे हैं। नीचे में लेने में सपोर्ट लेवल पे लीजिए, ऊपर में पहले रेजिस्टेंस पे दे दीजिए। ज़्यादा बड़े मुनाफे के लिए लॉन्ग ट्रेड ना करें। ये राय निफ्टी पर है। राय बैंक निफ्टी पर मैं जब तक 46,900 47,200 की रेंज 47,100 की रेंज को निर्णायक रूप से पार नहीं करूंगा, तब तक मुझे बैंक निफ्टी में खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। तो मुझे बैंक निफ्टी कब खरीदना मैं बता दूं। पहला, या तो आज 3:20 पे खरीदना है, ठीक है। जब आज आखिर में बैंक निफ्टी कहाँ एक्सपायर हो रहा है और एकदम पैनिक पे, एकदम बॉटम पे अगर आज बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है तो वहाँ लेके जाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1। अगर नहीं तो फिर हम देखेंगे इंडसइंड बैंक के रिजल्ट देखने के बाद, फिर सोचेंगे क्या है क्या नहीं। सो आज क्या है, दो चीज़ें एक साथ आ गई, एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर रिएक्शन और साथ ही वीकली एक्सपायरी। और इन सब के पहले कल एचडीएफसी बैंक जिस तरह से हरे निशान में था, लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी बन गई। अब वो लॉन्ग अनवाइंडिंग जो हो रही है वो बाजार पर ज़्यादा दबाव बना रही है। एक ही चीज़ बदली है दीप, अभी तक ऐसा नहीं कि इस बुलरन में जो हमने इतना लंबा चौड़ा देखा है अब तक एक तरफा देखा, पहली और आखिरी बार करेक्शन आया है, ऐसा नहीं है। करेक्शन जो आया है वो दोनों ही तरफ से है। पहली चीज़ ये है कि इस बार करेक्शन थोड़ा शार्प आया है, बड़ा गैप डाउन हुआ है और इस बार दिग्गजों से आता हुआ दिखा है। अभी तक जो करेक्शन की शुरुआत हो रही थी वो मिड कैप स्मॉल कैप से आ रही थी, लेकिन इस बार दिग्गजों से शुरुआत हुई है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा करेक्शन और फिर ग्लोबल भी सपोर्ट कम कर रहे हैं तो थोड़ी शांति बनाए रखें। लीवरेज पोजीशन कम करें, एफएनओ की पोजीशन कम कर लें। कैश मार्केट की पोजीशन में जरूरत से ज़्यादा है तो थोड़े हल्के रहें, वापस मार्केट मौका देगा तब आपको खरीद करेंगे। बिल्कुल। अब रहा सवाल एचडीएफसी बैंक का। अगर आप एचडीएफसी बैंक में देखिए, दोनों चीज़ें, अच्छे भाव और अच्छा समय दोनों एक साथ नहीं आता, और अच्छी खबरें, ठीक है। तो तीनों चीज़ साथ में चाहिए तो फिर एचडीएफसी बैंक का भाव भी शायद 1800 दिखे और बैंक निफ्टी भी 48,000 दिखे और मार्केट लाइफ हाई पे दिखे। अब आपको हिम्मत करके अगर आपका 1 से 3 साल का व्यू है तो पहली इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए। 7-8% नीचे आपको एचडीएफसी बैंक मिल रहा है। आमतौर पर मैंने देखा जब एचडीएफसी बैंक किसी भी वजह से, चाहे वो कोई बजट की वजह से हो, कोई खराब खबरें, मंदी के मार्केट में कैपिचुलेशन हो, 8-10% जब घटता है उसके बाद इवेंचुअली 3 महीने 6 महीने उसके बाद वो रिटर्न देता है जो आपके नुकसान की भरपाई करता है। तो थोड़ी इंस्टॉलमेंट आप 25 से 33% एचडीएफसी बैंक को चाहने वाले आज खरीद सकते हैं। नीचे में दीप मुझे ऐसा लगता है 1480-1500 आता है तो और ऐड कर लीजिए। उसके नीचे के चांस कम दिखते हैं, मना तो मैं नहीं करता, चांस कम दिखते हैं। तो अगर वो लेवल तक अगर आप अपना 70-75% पैसा एचडीएफसी बैंक में डाल देते तो, और अगर आप 3 साल का व्यू रखते तो आप पैसा अच्छा बना। हाँ, ऐसा नहीं कोई एचडीएफसी बैंक बंद हो गया, ठीक है। एक फेज आता है आपका जब स्लो होती है, बड़ी कंपनियों के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल बस ऐसा है ना दीप, कोई अब ऐसा ये तो ऐसा हो गया कि तेंदुलकर ने 4 मैच में, तेंदुलकर छोड़ो, चलो जरा आप पुराना आप भूल जाओ भाई, हम वर्ल्ड कप में 10 मैच लगातार जीते। एक दिन खराब भी तो आ सकता है। वैसे अगर एचडीएफसी बैंक 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 8 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1 साल खराब भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना, आपको वो 1 साल जब खराब आ रहा है तो आप ये समझो कि मौका दे रहा है आपको। लेकिन व्यू आपको, अब आप ये सोचो कि मैं 1550 में ले लूं और 1545 ना हो, तो ये आपका काम नहीं है। ये सिर्फ आज उन्हीं लोगों को एचडीएफसी बैंक खरीदना है जिनका 1 से 3 साल का व्यू है, वो खरीदिए। 1/3 आज 1480-1500 में 1/3, और उसके बाद की बाद में देखेंगे, तब देखेंगे, आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। गॉट इट सर। आपने वेटेज और कंट्रीब्यूशन की बात करी तो जस्ट बता दूं सर, 380 पॉइंट की जो निफ्टी में गिरावट है उसमें से 330 पॉइंट सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल से आ रहे हैं, जिसमें 210 पॉइंट एचडीएफसी बैंक के हैं। और अगर आप एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई मिला ले तो 380 में से 310 पॉइंट सिर्फ इन 5 नेम्स के आ रहे हैं आपको। तो पूरा कमजोरी वहीं से आती दिख रही है। और अगर बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल निकाल दे तो 40 पॉइंट की गिरावट कहीं और से आ रही है, बाकी सारी गिरावट बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल्स की ही है इस समय 12,000 में। तो चलिए, ये आपके लिए पूरा बाजार पर विश्लेषण और अनिल जी की राय, क्या कुछ करना है इस समय। 5.25% इक्विटी का सौदा प्रिकॉल में भी होते हुए दिख रहा है, इस पर भी रखिएगा नजर। 22.5 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है, माफ कीजिए, कुछ एक बड़ा सौदा हुआ है। 5.6% इक्विटी का सौदा प्रिकॉल में अभी आपने होते हुए दिखा है, तो उस पर भी रखेंगे नजर। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। स्टॉक में भी थोड़ा प्रेशर आया, उसके बाद थोड़ी रिकवरी भी इस पर आपको बनती हुई दिखी है। आइए बात करते हैं खबरों की, बात करते हैं इवेंट्स की, जो हमें बता रहे हैं कुशल और अरमान। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स नंबर्स अभी भी एशियन पेंट्स और एलटीआईएम के आने बाकी हैं, साथ ही एफएनएसपी से आईसीआईसीआई प्रू और ओएफएस के भी नंबर्स आएंगे पोस्ट मार्केट। सोम डिस्टिलरीज यहाँ पर नतीजों के साथ साथ कंपनी का नाम बदलना और साथ ही फंड जुटाने पर विचार करती हुई दिखेगी, और साथ ही आईबी हाउसिंग
नज़ारा टेक और डीबी रियल्टी यहाँ पर बोर्ड बैठक होगी फंड जुटाने पर। आईपीओ के लिहाज से मेडी एसिस हेल्थ केयर का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। साथ ही भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप का जो दिसंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आएगा, और यूएस के पर्सपेक्टिव से दिसंबर महीने के ही उनके जो रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आंकड़े हैं ये पब्लिश करेंगे। जहां तक कल का सवाल है, निफ्टी से इंडसइंड बैंक, साथ ही एफएनओ स्पेस से पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट, इंटरमेश अपने नंबर्स घोषित करेगी। शक्ति पंप्स पर भी नजर रखिएगा, फंड जुटाने पर यह भी विचार करते हुए नजर आएंगे। चंबल फर्टिलाइजर के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। और ग्लोबल इवेंट में अगेन यूरोप के लिहाज से जो ईसीबी है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग रिलीज करते हुए दिखेंगे। और दिसंबर महीने का जो हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा है यूएस का, वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम ट्रैक करते हैं। शुक्रवार के सत्र में 19 तारीख निफ्टी से एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट और बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स घोषित करेंगे। एफएनओ स्पेस से अतुल लिमिटेड और आरबीएल बैंक पर भी नजर रखिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाला है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी 50% इनका आईपीओ लॉक इन खत्म हो जाएगा 30 दिनों वाला। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक प्री आईपीओ लॉक इन जो है इन्वेस्टर्स लॉक इन ये भी खत्म होता दिखेगा। आईपीओ के लिहाज से एक नया आईपीओ ई पैक ड्यूरेबल ये भी खुलता हुआ दिखेगा। 23 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। साथ ही एक्स डेट है टीसीएस और एचसीएल टेक ने जो डिविडेंड दिए थे उसकी, और रिकॉर्ड डेट है टिन प्लेट के मर्जर की टाटा स्टील के साथ। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जनवरी महीने का यूएस का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा पर भी आपको नजर रखनी है। इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस में, इस पर रखिएगा नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरें और बाकी एक्शन क्या है बाजार में। जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले आपको आईपीओ अपडेट, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, यहाँ पर डे 3 का अपडेट जो अभी तक आता हुआ दिखा है, जिसमें कुल सब्सक्रिप्शन 4 गुना से ज़्यादा होता हुआ दिखा है। रिटेल का हिस्सा 2.5 टाइम्स, एनआईआई का लगभग 6 गुना, क्यूआईबी भी लगभग 6 गुना के आसपास आता हुआ दिखा है। स्टील स्ट्रिप विल्स यहाँ पर नतीजे आए हैं। मुनाफा 44 करोड़ के आसपास जो था वो बढ़कर 59 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, पर मार्जिन्स में कमी है, 11.4% से घटकर 10.5% पर आते हुए दिखे हैं। बीपीसीएल, आईओसीएल और ऑयल और उससे रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिपोर्ट्स है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती संभव है। 10 रुपये प्रति लीटर तक की जो है कटौती संभव है। टाटा मोटर्स को एजेंसीज के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। टाटा पंच का ईवी वर्जन लॉन्च होता हुआ दिखा है। ईवी वर्जन की शुरुआती कीमत 10.9 लाख है। एल&टी लगातार ऑर्डर विंस की खबरें हैं। आज भी 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में इनको ऑर्डर मिला है। बिल्डिंग और फैक्ट्रीज कारोबार के लिए इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया जी का बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में है, और ये आप देखें ये रेड सी मामले में अगर आप बात करें तो वो इंटरवेंशन कर रहे हैं। मास फाइनेंशियल्स यहाँ पे बात करें, 2:1 बोनस शेयर जारी करने का बोर्ड को मंजूरी होती हुई दिखी है। 1 शेयर के बदले 2 बोनस शेयर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आरपीएसजी एंटरप्राइजेज यहाँ पर अगर आप देखें प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 284 करोड़ यहाँ पर जुटाएंगे, और 795 के भाव पर शेयर जारी करने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। लगातार शेयर होल्डिंग अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें डिक्सन की बात करें तो डीआईज ने Q3 में 1% हिस्सेदारी घटाई है। हालांकि एफआईज की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 1.7% हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अंत में ब्लॉक डील्स में एम फाइनेंशियल्स यहाँ पर 17.5 लाख, पावर ग्रिड 26.3 लाख, इन्फोसिस 25 लाख, आईटीसी 11 लाख, एचडीएफसी लाइफ 53 लाख और जुबिलेंट फूड्स लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिनके दम पर आज दिखा है बाजार खुलने के बाद का भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। बाजार कमजोर 21,650 के आसपास निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 46,300 आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स कमजोर है, लेकिन 150 पॉइंट, और मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। आधा % के आसपास का नुकसान इन दोनों ही इंडेक्सेस में आपको दिखेगा। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करने का। कुणाल जी, राकेश जी जुड़े हैं, सुमित जी और हिमांशु जी के साथ, सच्चिदानंद जी और आशीष सर भी आपके साथ है तैयार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल सुमित जी के लिए पहला है सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, अभी सेल कॉल ही रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 778 780 के पास, 778 780 के पास का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर एक अच्छी खासी तेजी के बाद लास्ट 2 दिनों में ऊपरी लेवल से थोड़ा दबाव, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो डीएलएफ यहाँ से थोड़ा और नीचे का लेवल दिखा सकता है। नीचे में जो इसके टारगेट या लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 765 रुपीज का, दूसरा टारगेट 758 रुपए का। डीएलएफ में यहाँ पे बिकवाली करे, कोई भी छोटा मोटा पुल बैक बाउंस बैक आता है तो सेल करके काम करे। ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस या स्टॉप लॉस बनेगा 790 का स्टॉप लॉस बनेगा, तो 790 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करे 765 रुपया, 758 रुपया। ये लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
बिकवाली करें डीएलएफ। ओके, डीएलएफ में बिकवाली करने के आज सुमित जी की तरफ से आती दिख रही है। मजबूत स्टॉक भी अब कमजोर होने की तैयारी में, और यहाँ पर आप 790 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ कमजोरी बढ़ सकती है। आइए बढ़ते हम भी आगे, और एक बार जरा आशीष से राय ली जाए बाजार पर भी, और साथ ही उनकी तरफ से अगर इंडेक्स में कोई ट्रेड या स्प्रेड है तो बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, अभी आई थिंक मैं आपकी सुबह की कमेंट्री भी सुन रहा था, वो आपने एचडीएफसी बैंक के हाथी वाले जो एग्जांपल दिए, पर अनिल जी आज पूरी जो कमेंट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट मिश्रण है ना, वो भी दीपांशु ने निकाल के दिया कि 370 पॉइंट में सिर्फ 30 पॉइंट निफ्टी के कंपोनेंट की वजह से डाउन है, बाकी सब फाइनेंशियल्स की वजह से है। सो अनिल जी, आई विल गो बैक टू माई मतलब पास्ट मेनी डिस्कशंस, जो हम मल्टीपल टाइम बोलते थे कि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में ना मुझे कंफर्ट है ना कन्विक्शन है, तो हम बार बार निफ्टी 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 मेटल, पावर, सीमेंट, और आज मतलब पिछले एक हफ्ते से ऑयल एंड गैस भी ऐड किया है। तो अली जी, उनमें तो आप देख रहे हैं कि कोई भी, अगर आज भी मैं बोलूँ कि इतना अच्छा मौका है इंडिया सीमेंट की डिलीवरी उठाने का, नाल्को की डिलीवरी उठाने का, जोमेटो की डिलीवरी उठाने का, और मतलब और भी इतने सारे स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को ले सकते हैं इस लेवल पे, मतलब ये टाइम है कि इस सारे स्टॉक का। लेकिन फाइनेंशियल्स में अनिल जी आईसीआईसीआई बैंक अच्छे आए नहीं आए, एक्सिस के अच्छे आए नहीं आए, दिमाग नहीं लगाना अनिल जी। अपने को मैं कह रहा हूँ ना, बैंक निफ्टी में मैं अपनी पर्सनल जो हमारी बात कर रहा हूँ, हमें दिमाग नहीं लगाना। और दूसरी चीज अनिल जी क्या है कि एचडीएफसी बैंक, मतलब एक तो मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि मुझे तो ये लेना ही नहीं है, मुझे ये स्टॉक समझ ही नहीं आता। और अभी कभी भी अनिल जी मतलब बीच में जो मूव देता है ना, ये उससे 3 गुना पैसे आपके निकाल के जाता है जब भी मूव के बाद। तो वही का वही है, मतलब एचडीएफसी बैंक खराब तो क्या हुआ, अच्छा कब हुआ था अनिल जी, पिछले 2-3 साल से अंडर परफॉर्मिंग है एचडीएफसी बैंक, आईईएक्स, अनिल जी ऐसे स्टॉक हैं जो आपको 2-2, 5-5 रुपए करके देंगे और पूरे पैसे निकाल लेंगे। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो नो लिस्ट के अंदर है, लेड बाय एचडीएफसी बैंक, इसीलिए बैंक निफ्टी के उससे वो रहते हैं। पर अनिल जी अभी हम जहां पे खड़े हैं, मुझे लगता है कि अब कल के लिए एक निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। और अनिल जी एक चीज और बोल रहा हूँ, निफ्टी का मंथली स्प्रेड हमने बनाया था, प्रिसाइसली ये लगता था अनिल जी कि 21,700 के नीचे एक मूव आएगा जो 21,200 तक लेके जाएगा, लेकिन वो 21,700 का मूव अनिल जी पहले नहीं आया, वो 21,200 तक लेके चला गया, 21,100 तक, और वहां से ये शार्प मूव आया। तो मंथली स्प्रेड जो हमने सोचा था हमारे को बहुत पैसे देगा, वो बहुत पैसे नहीं दे रहा, लेकिन पैसे अभी भी दे रहा है। बट प्रिसाइसली यही था कि एक बड़ी करेक्शन निफ्टी के अंदर आ सकती है, बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है, जिसकी वजह से पैसे मिलेंगे। हैविंग सेड दैट अनिल जी, एक अपडेट है, हमने 21,100 300 का स्प्रेड बनाया था 40-45 कॉस्ट में, वो लॉस में है, उसको काट लेना चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया था कि अब ये मूव 21,300 तक एक बार जो फाइनल मूव आएगी वहां तक ले जा सकती है इस वीक में, वो नहीं आई, उससे पहले ही फिजल आउट हो गया, शार्प करेक्शन आई। एज लॉन्ग एज 21,700 के नीचे रहता है अनिल जी, तो 21,200-300 भी एक्सपेक्टेड है इसी महीने के अंदर, एज लॉन्ग एज 21,700 के नीचे रहता है। क्योंकि आज भी अनिल जी मैं जैसे बोलता था कि आज जो सबसे ऊपर जितना भी गैप अप जब खुलता है, क्या ये हाईएस्ट ऑफ द डे है? सेम आंसर अनिल जी आज था, क्वेश्चन आज था, क्या जितना भी गैप डाउन खुलेगा क्या वो लोएस्ट ऑफ द डे होगा? ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद फॉलो अप सेलिंग मतलब दनादन चल रही है। तो इसलिए तो अनिल जी स्टॉक्स में मैं अभी भी पॉजिटिव हूं, जो मैंने बोला कि अपनी थीम है निफ्टी के लिए अनिल जी सिर्फ कल के लिए एक बुल स्प्रेड है, क्योंकि एक रिवर्सल आ सकता है, उसके लिए मुझे 0 कॉस्ट का स्प्रेड है। आप कहें तो मैं स्प्रेड शेयर कर दूं। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ बिल्कुल स्विंग का सुल्तान आशु मलान। बताएं सर। अनिल जी 21,650 की एक कॉल लेनी है और 21,750 की 2 कॉल बेचनी है, 0 कॉस्ट है। अनिल जी रिकवरी आई तो आई, नहीं आई तो 0 पैसे। सेफ कहां तक हूं? 21,850 तक। मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं निफ्टी में। अगेन फाइनेंशियल और बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स की वजह से मुझे कोई भी रिवर्सल नहीं दिखता किसी के अंदर, क्योंकि रिलायंस हैज डन इट्स बिट, एचडीएफसी ने तो जो करना था कर दिया, आईटी के रिजल्ट्स भी आ गए जो मूव के बाद मतलब ठंडे पड़ गए हैं, तो बहुत बड़ी रिकवरी कोई नहीं लगती। लेकिन सिर्फ ये अनिल जी देखिए, दूसरी हम जो बात करते थे कि ये एक जो मूव आती है वो तो जो बीच में हर 10 दिन में मिलनी है, वो तो ऑप्शन सेलर्स, एक गैप डाउन हुआ, बाकी ऑप्शन सेलर्स आप काम कर देंगे। ऑप्शन सेलर्स का तो अनिल जी इतना बुरा हाल हो रहा है,
और होता रहेगा कि सब ये बेचना बिल्कुल भूल जाएंगे। लोग मुझे ट्रॉल भी करते हैं कि नहीं ऑप्शन सेलिंग वालों के पीछे क्यों पड़े हो, इसलिए पीछे पड़ा हो, ये 10-10 20-20 रुपए कमाने के चक्कर में 200 जाएंगे, और उसकी जो 200 जाने की अनिल जी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वो इतनी डेंजरस है कि इट कैन टेक ए डेंजरस प्रपोजिशन कि ऑप्शन सेलर्स का क्या हो सकता है, कॉल साइड पुट साइड दोनों साइड, ये नहीं कि सिर्फ पुट वालों का अनिल जी आईवी जब बढ़ती हैं तब तो भाव ऐसे होते हैं कि मतलब तारे दिखा देते हैं। तो अनिल जी अगर वो रिवर्सल आता है, अगर उसके लिए हमने स्प्रेड बनाया 21,650 750 1:2, कॉस्ट है 0, कोई पैसे नहीं लगेंगे। अगर 100 पॉइंट का रिवर्सल आ गया तो आ गया अनिल जी, नहीं तो मंदी तो चली रही है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक्स पे ध्यान देना, बैंक निफ्टी पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, 2000 पॉइंट घट जाए तो भी इंटरेस्ट नहीं है अनिल जी। बैंक्स में आशु सर का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। ना कोई ऐसे किसी से बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड होता है क्या, मतलब दिस इज नॉट फेयर। कुणाल जी, आपको ये रीजनेबल लग रहा है जो आशु जी कह रहे हैं, कर रहे हैं? अनिल जी देखिए, आशु जी ने अभी रीजन देते हुए अनिल जी को 10 मिनट की तकरीर दी है। हाँ, तो अगर ये रीजनेबल ना होता तो अनिल जी इतने रीजन कैसे दे पाते? तो अनिल जी मान के चलिए कि रीजन वो दे चुके हैं, बिल्कुल रीजनेबल है उनकी बात। कई बार ज्यादा तकरीर देने में भी ये लगता है कि मतलब कॉन्फिडेंस कम तो नहीं, अपने आप को भरोसा दे रहे हैं, इसलिए तो आप किस तरफ हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी, I am with Ashu ji, Anil ji. Oh my I am gosh. with Ashu ji always, Anil ji. It is safer there. वंडरफुल, वेरी नाइस। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आशु जी के साथ कुणाल जी हैं तो फिर चिंता की क्या बात। जी आशु जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल जी देखिए, HDFC बैंक के लिए तो तकरीर देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी सेल कॉल मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेठी जी से भी दिलवा दी थी मैंने, मतलब स्टूडियो में। तो अनिल जी ये बैंक तो मतलब पैसे आपको कभी देगा नहीं, और अनिल जी इतनी मारामारी करवा देता है। अनिल जी समझना ही मुश्किल है ये, मतलब जो ये मर्जर की बात है ना, समझना ही मुश्किल है। और दूसरी चीज अनिल जी, ये जो डेली एक्सपायरी अलग हो गई है अनिल जी, ऑप्शन सेलर्स को कोई मतलब ये कोई एल्गो फैल्गो ये चल रहे हैं ना, ये सारे इतने उलट पुलट हो जाएंगे कि आप ये मार्क माई वर्ड्स अनिल जी, ये जितनी चीजें चल रही है, जो ये डेली की एक्सपायरी हो गई है ना, इसने सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है मैथ्स है हिला के रख दी है। और इसमें अनिल जी लिमिटेड नहीं, मैं फुल इंटरवेंशन कुणाल जी की चाहता हूं कि उनका क्या टेक है इस पे। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं पूरी तरह सहमत हूँ आशु जी के साथ अनिल जी, और मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। तो आई एम फुली विद आशु जी एंड आई एग्री अनिल जी कि जो एल्गोज ये जो चल रहे हैं इसका बिल्कुल बाजार पर असर पड़ेगा, बाजार का इन पर असर पड़ेगा। तो अनिल जी बाजार इसी तरह इवॉल्व होता है अनिल जी, बाजार इज लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो आदमी, जो व्यक्ति अनिल जी अपने सिस्टम को समय समय पर मॉडिफाई कर पाता है, चेंज कर पाता है, बेटर कर पाता है, वही सरवाइव करता है, बाकी लोग बाहर हो जाते हैं। यही विधि का विधान है और यही नेचर है अनिल जी इस बाजार का भी हमेशा से। ज्ञान तो आपने बहुत दिया भाई साहब, खुद तो आप कुछ भी नहीं बदल पा रहे हैं। मतलब मेरी तो मजबूरी आशु जी के साथ जाने के बजाय कोई विकल्प नहीं है। न आप बंसल जी को बदल पा रहे हैं, न आशु जी को बदल पा रहे हैं, न घर पे किसी को बदल पा रहे हैं। और बाकी पूरा ज्ञान दिया है, सारी चीजें बता दी। अनिल जी 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 अनिल जी सुनिए जी। अनिल जी देखिए, ना मैं बदल पा रहा हूँ और ना ही बदला ले पा रहा हूँ अनिल जी। तो देखिए अनिल जी किस तरह की विकट समस्या है। हाँ, हार्दिक सहानुभूति। बिल्कुल, आइए बात करें कुछ और स्टॉक्स की। 2000 दे रहे हैं अनिल जी? यस, तैयार है कल के 2000। बताएं अनिल जी। 229 रुपए के आसपास बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स चल रहे हैं। जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर आपके लिए लाया जाए। 229 के आसपास यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। ओके, हाँ, खरीदने की नहीं, बिकवाली करने की राय है। और यहाँ पर 235 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे बेचना है। 223 और 220 के दो छोटे टारगेट है आजकल के लिए, और उसके बाद 213 का मीडियम टारगेट है। 223, 220, 213 ये तीन टारगेट के लिए बिकवाली करें। क्यों बेचना है वो मतलब बेचना इसलिए कि HDFC बैंक ने आपको रास्ता दिखाया कि आपको क्या बेचना चाहिए, है ना। पहली चीज़ तो ये आज ज़्यादा घटा हुआ नहीं था, मुश्किल से आधा 1% नीचे था, है ना। दूसरा, एकमात्र ये सरकारी बैंक है। अच्छा, HDFC बैंक की समस्या क्या थी? LDR, लोन डिपॉजिट रेशियो, कि HDFC बैंक में सबसे बड़ी समस्या है कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत धीमी हो रही, और वो डिपॉजिट ग्रोथ धीमा होना थोड़ा सा चिंता की बात होगी। अगर पैसे नहीं आएंगे तो उधार, सस्ते पैसे आएंगे नहीं तो उधार देंगे कैसे? करेक्ट, क्योंकि आपका तो रॉ मटेरियल पैसा है, किसी और से लेना है।
अपना मार्जिन बनाना है, किसी और को देना है। सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ के मामले में किसी एक बैंक को दिक्कत है तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जो तिमाही वाला अपडेट आया दीप, इस तिमाही में एकमात्र बैंक ऐसा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी 0.6% डिपॉजिट डी ग्रोथ हुई है, नेगेटिव। तिमाही दर तिमाही जिसकी ग्रोथ घटी है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बाकी किसी की घटी नहीं है, सबकी फ्लैट रह गई है, थोड़ी कम ज़्यादा हुई है, कम हुई है, मतलब थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन घटने वाला है तिमाही दर तिमाही एकमात्र बैंकर वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यस सर। तो इसका मतलब क्लियर, अगर मैं इसी संकेत से आगे बढ़ूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स भी आपके लिए कमज़ोर होने के पूरे पूरे चांस है, और इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा में बिकवाली करने की राय। फंडामेंटली ये चीज़ समझ में आती है। आप 223, 220, 217 3 टारगेट ले गए, और अगर गंदे नंबर्स आ गए HDFC बैंक की तरफ तो फिर तो भगवान ही जाने क्या होगा। अभी टाइम है, लेकिन आप रिजल्ट के लिहाज से यहाँ पर ऊपरी स्तर पर एक शॉर्ट पोजीशन बैंक ऑफ बड़ौदा में बना सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपको कमज़ोर होने की संकेत पूरे इस समय दे रहा है। इस पर आपको रखनी है नज़र। HDFC बैंक तो ऑलरेडी कमज़ोर है, बाकी बैंक्स में भी आपको प्रेशर इस समय बनते हुए दिख रहा है। और IEX ये एक और काउंटर है जहां पर वीकनेस है, अब 8.5% हो गया। HDFC बैंक को IEX ने ओवरटेक कर लिया है एज टॉप लूजर इन ट्रेड राइट नाउ। IEX ने HDFC बैंक को ओवरटेक कर लिया, टॉप लूजर बाय द कर्व का IEX है। क्या बात ना, थ्रू द डे HDFC बैंक था, अब IEX हो गया है 0.9% नीचे, 8.5% नीचे जी आपको इस समय। तो गिरावट अब IEX पर आपको ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। एक बार इस पर भी राय ली जाए, इसके चार्ट पर भी नज़र डालते हैं। सचिन जी भी हैं हमारे साथ। सचिन जी जरा देखें सर, गुड आफ्टरनून। IEX का चार्ट सुबह से ही कमज़ोर है, अब फ्रेश वीकनेस है, 8.5% का कट। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून जी। क्लियरली आई थिंक जिस इंटेंसिटी से 160 का लेवल इसने गैप से तोड़ा है, तो आई थिंक नियर टर्म के लिए तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है, एंड नीचे कोई मेजर सपोर्ट नहीं है 140 के पहले। तो मुझे लग रहा है ये जो गिरावट अभी अनलॉक हुई है, ये फर्दर कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। डेटा के लिहाज से तो 140 एक अहम सपोर्ट जोन होगा, बट आई थिंक वहां पर भी प्राइस एक्शन एक बार रिव्यू करने की जरूरत होगी। तो एग्जिस्टिंग अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो आई थिंक मेंटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 162 के आसपास के ही डिफाइन हो रहे हैं, बट जल्दबाजी नहीं करनी है एक कोई बॉटम ढूंढने की। मुझे लग रहा है एक फ्रेश डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हुई है, एंड पहला लेग 140 के आसपास प्लेस्ड है। बॉटम ढूंढते रह जाओगे, ये कहना है आपके लिए सचिन जी का। तो ढूंढने की कोशिश न करें, जल्दबाजी भी न करें। IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से कमजोर। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी सेल कॉल रडार पे आया। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1175, 1178, 1175, 1178 का 1178 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, पिछले 5 दिनों से ऊपरी लेवल से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और आज के कैंडल में तो पिछले हफ्ते भर के लो पे स्टॉक अभी आ चुका है। अदानी पोर्ट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए, यहाँ से गिरावट देखने को मिलना चाहिए, बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 1195, 1200 के पास है, तो 1200 का लेवल जब तक ये ऊपर में तोड़ेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश बाय बनेगा नहीं। फ्रेश तेजी 1200 के ऊपर देखने को मिलेगी। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 1150 रुपए का, दूसरा टारगेट 1135 रुपए का। ये दोनों शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के टारगेट है। बिक्वारी करे अदानी पोर्ट 1200 के स्टॉप लॉस से 1150 और 1135 के टारगेट्स के लिए। ओके, अदानी पोर्ट है आपके लिए स्टॉक जहां बिक्वाली करने की राय। आइए, इतने खराब बाजार में अगर खरीदारी की राय कोई रखते हैं तो वो है सिर्फ एक मात्र सेठी साहब, जो अभी तक भी कभी भी आशीष के दबाव में नहीं आए हैं। एक बार दबाव में जरूर आए थे, तब उन्होंने HDFC बैंक की था खरीदने की राय वापस अपनी खींच ली थी। ऐसा ही कुछ हुआ था, पता करेंगे। आइए बिगुल के साथ स्वागत किया जाए। सेठी साहब सुस्वागतम। बताइए क्या हुआ था उस दिन? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु ने। अनिल जी, उस दिन हुआ ये था कि कुछ 1600 के ऊपर HDFC बैंक ट्रेड कर रहा था। इन्होंने ये बगल में ही थे स्टूडियो में, और मैंने ये कहा था कि अगर 1550 आएगा तो वहाँ खरीदारी करने की सलाह है। तो सलाह खरीदारी की थी, लेकिन 1550 आएगा तब। तो इन्होंने उसको इंटरप्रेट किया कि जैसे
मैंने बोला कि ये 1550 के लिए बिटकॉइन की करे। अच्छा, मतलब आपके स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया आशु जी ने, बराबर? बिल्कुल, वेरी गुड, समझ गया मैं। जी आइए, आज भी आप चाहें तो अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, आशु जी चाहे तो उसे तोड़ने मरोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे भी। बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी आज इरादा तो नेक से भी ज्यादा है अनिल जी। नहीं, मैं तो आपको HDFC बैंक पे राय लिए बगैर थोड़ी छोड़ूंगा। जब आशु जी बैठे हो, ये तो वो पूरा फ्लैशबैक वापस आ गया। ऐसे ही आशु जी थे, ऐसे HDFC बैंक कमजोर था, ऐसे ही आप थे। बताएं। नहीं अनिल जी, मैं तो HDFC बैंक के लिए तो मेरी राय यही रहेगी कि जो मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी शुरू करनी चाहिए। मतलब एक क्वार्टर के रिजल्ट्स, वो भी कोई इतने ज्यादा खराब रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई है, बट मुझे लगता है इस लेवल पे फंड्स की बाइंग आनी चाहिए। तो एक स्टैगर्ड रूप में HDFC बैंक पे बाइंग खरीदारी मतलब बाइंग की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो जैसे पिछली बार आपने बताया था कि 1550 से तो 1500 में खरीदारी की शुरुआत करें, आज भी यही माने? नहीं अनिल जी, आज तो अभी करंट लेवल्स पे ही जो 1500 कितना अभी सामने स्क्रीन 1550 1550 के आसपास आ गया ना, तो इस लेवल पे शुरुआत कर देनी चाहिए। और मुझे लगता है हर 20-30 रुपए के फॉल पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए और 3-6 महीने का नजरिया रखे और डेफिनेटली इसमें यहाँ से पैसे बनेंगे। आशु जी कोई विशेष टिप्पणी सेठी साहब पर या HDFC बैंक पर? अनिल जी देखिए, HDFC बैंक में अभी आपकी बात सुन रहा था और सेठी जी भी, शायद मेरी एक जो स्टडी है मैं जरूर शेयर करूंगा सिंस बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अनिल जी इसकी प्रॉब्लम रिजल्ट या जो आप ये रेशो बोल रहे थे इससे ज्यादा इस चीज की है। अनिल जी पिछले कुछ सालों से पहले HDFC बैंक इसलिए सबसे ज्यादा चलता था या सबसे ज्यादा था क्योंकि निवेशक को एक रिस्क फ्री पैसा रखने का एक जो मेंटल सेटिस्फैक्शन थी ना, वो HDFC बैंक में थी। जिससे पूछो सिर्फ HDFC बैंक में पैसा रखना है, HDFC बैंक में FD करानी है, HDFC बैंक में अकाउंट खोलना है, क्योंकि द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी जो एक किसी के माइंड में आती थी HDFC बैंक से। पर अनिल जी थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, थैंक्स टू ऑल द रिफॉर्म्स, थैंक्स टू वेरियस RBI जो इंटरवेंशन है, जो उनके रिफॉर्म्स हुए हैं, अनिल जी सारे बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है। सारे बैंक्स में मतलब मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स वो सिक्योरिटी लेंड करने वाले हैं। तो वो जो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज HDFC बैंक को मेंटल कंफर्ट मिला हुआ था वो चला गया। और ओवर द ईयर अनिल जी HDFC बैंक की सर्विस में कॉम्प्रोमाइज हुआ है। बहुत सारे मतलब इंक्लूडिंग मी, आई एम मेरा अकाउंट भी, मेरा सैलरी अकाउंट से लेके सारी बैंक HDFC बैंक में है, बट उनकी सर्विस और ICICI बैंक की सर्विस में अनिल जी बहुत फर्क है। ICICI बैंक एग्रेसिव होता जा रहा है, बाकी बैंक एग्रेसिव होते जा रहे हैं और ये और ज्यादा कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं और जो लेगेसी चल रही है। तो अनिल जी HDFC बैंक का जो वो मोजो था अब वो नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वार्टरली प्रॉब्लम है या सिर्फ इस साल की प्रॉब्लम है, इसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। तो सो आई वुड नॉट बाय HDFC बैंक। मतलब HDFC बैंक टू बैंक छोड़ो, बैंक के स्टॉक छोड़ के बाकी PSU, दुनिया भर की रेलवे, आपने दुनिया में सबसे ज्यादा थीम्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्या पैसे आए हैं, क्यों हमें उंगली HDFC बैंक के अंदर डालनी है? तो ये है एक्स्ट्रा बाकी थीम में आशु जी की एक बात है, कंसिस्टेंसी माननी पड़ेगी। चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे मार्केट हो और चाहे कोई एनालिस्ट हो। अगर एक्स्ट्रा कंफर्टेबल हो जाए तो आशु जी को डिस्कम्फर्ट हो जाता है, रहने नहीं देंगे आपको। ये हैंड्स प्रूव्ड, ओके हैंड्स प्रूव्ड। आइए जी विकास जी, शुक्र की बात यह है कि आज आप बच गए। आशु जी ने तोप का मुंह आपकी तरफ नहीं रखा, सिर्फ HDFC बैंक की तरफ ही रखा। बताएं सर आज का पहला स्टॉक। हाँ अनिल जी, आज एक और बात है कि बाजार में इतनी भारी गिरावट है, मैं आज 2 स्टॉक्स नहीं 3 स्टॉक्स देने जा रहा हूँ अनिल जी। 2 कैश मार्केट के स्टॉक और एक F&O का स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह। बहुत बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। बताएं सर पहला वाला। अनिल जी पहले 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स कवर करता हूँ। जो पहला स्टॉक है एक रेलवे स्टॉक है, हाल ही में भी मैंने रिकमेंड किया था और अभी एक ऊपरी लेवल से थोड़ी गिरावट के बाद एक अच्छे लेवल्स पे वापस आ गया। टेक्समैक और रेल में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 182-183 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी रेलवे वैगन्स, रेल प्रोजेक्ट्स, EPC कॉन्ट्रैक्ट, सिग्नलिंग और ट्रैक्स ये सब काम करती है। इसके अलावा स्टील फाउंड्री भी है इनकी। एक जबरदस्त कंपनी है और हाल ही में इनको 3400 वैगन का नया ऑर्डर भी मिला था रेलवेज की तरफ से। मतलब 11000 वैगन्स के ऑर्डर इशू करे थे, उसमें से 3400 वैगन इनको मिला। मतलब 30% के करीब के ऑर्डर्स इनको मिले थे, जो 1400 करोड़ का ऑर्डर था।
और अभी इंडिकेशंस दिए रेलवे ने 20,000 वैगन के नए ऑर्डर देंगे, तो आप 30% के हिसाब से समझ सकते हैं कि 6,000 वैगन के और ऑर्डर आ सकते हैं। तो रेलवे का पूरा सेक्टर फोकस में है। इस कंपनी की करंट ऑर्डर बुक मतलब पेंडिंग 15,000 वैगन तो रेलवे से है इनके पास जो ऑर्डर बुक है जो एग्जीक्यूट करने हैं, और 2,000 वैगन इनके पास प्राइवेट सेक्टर से ऑर्डर बुक है जो एग्जीक्यूट करनी है। मतलब टोटल अगर वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो 8,000 करोड़ की एक साइजेबल ऑर्डर बुक है जिससे अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी आती है। फिर बोर्ड ने एक डीमर्जर का ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है। इनके जो सब्सिडियरी है कालिंदी रेल और दूसरी है ब्राइट पावर प्रोजेक्ट जो कि हाइड्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, उनको डीमर्जर करने का अप्रूवल दिया, तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी। बाकी आज जब हम बात कर रहे हैं तो सऊदी अरबिया में एक मैसिव रेलवे प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हुआ है सऊदी अरबिया में, तो उसका बहुत सारा काम भारतीय रेलवे कंपनीज को मिलना चाहिए, तो उसमें ये भी एक कंपनी हो सकती है। तो इस तरह का स्टॉक का मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल एक मौका है खरीदारी करने का, और शॉर्ट टर्म टारगेट है 200 के, स्टॉप लॉस रखना 177 का। 200 के टारगेट के लिए टेक्स मैको रेल, इस पर करें खरीदारी। आज सुबह मेहुल जी की बजट पिक भी ये काउंटर था, 265 के टारगेट उनकी तरफ से आए थे। सेठी साहब बताएं सर, आपकी दूसरी कॉल कौन सी है? दूसरा स्टॉक है दीपांशु, आज का एक फंडामेंटली बहुत ही मजबूत स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ION एक्सचेंज। ION एक्सचेंज जो कि अभी 570 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 600 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 555 रुपए का। ये कंपनी भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर में ऑपरेट करती है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, सी वाटर डिसैलिनेशन और वाटर की रिसाइकलिंग करने का, मतलब इस तरह के काम करती है। और इवन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का भी इनका कारोबार है। 1 लाख से ज्यादा इंस्टॉलेशन इन्होंने वर्ल्ड वाइड करे हैं, 50 से ज्यादा इनके पास पेटेंट्स हैं, और जो इनके वाटर प्यूरिफायर्स है वो भी काफी पॉपुलर है, और कई सारे इंस्टीट्यूशंस जैसे होटल्स है, हॉस्पिटल्स, स्पाज, इन सब में इंस्टॉल्ड है। और सरकार का जो हर घर जल मिशन है उसका एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी ये कंपनी है। फिर क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, जितने प्रोमिनेंट होटल्स है, ताज, लीला, हयात, फिर आपके बड़े कंपनीज लाइक रिलायंस, L&T, यूनिलीवर, ये सबको ये कैटर करती है, इसकी क्लाइंट लिस्ट में है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23-24%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%, एक नेग्लिजिबल डेट है, और अच्छी खासी FIs की हिस्सेदारी है जिसमें निपॉन है, फ्रैंकलिन है, और कई सारे रिप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। और मुझे लगता है बजट में ये जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड काफी कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। तो 600 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है ION एक्सचेंज में। 600 के टारगेट के लिए ION एक्सचेंज, यहाँ पर करें खरीदारी, और साथ ही खरीदारी करिए 200 के टारगेट के लिए टेक्स मैको रेल पर। सेठी साहब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप एक एफनो पिक भी देने वाले हैं, बट उससे पहले अनिल जी की स्ट्रैटेजी का भी वक्त हो गया, तो एक बार अनिल जी की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, फिर सेठी साहब के पास वापस चलेंगे। अनिल जी, फ्रेश डेज लो पर है हमारे बाजार, 1900 पॉइंट हो गया है बैंक निफ्टी, और 21,600 के नीचे आपको निफ्टी भी जाते हुए दिख रहा है। सर, अमेरिकी फ्यूचर्स का भी सहारा नहीं है, कल की गिरावट के बाद आज फिर से कमजोरी दिख रही है। 150 अंक नीचे आपको डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों दिखेंगे। S&P फ्यूचर्स पे भी आपको आधे % की वीकनेस दिख रही है। तो अमेरिकी बाजारों में आज कमजोरी दिख रही है। जो कल कमेंट्री आए हैं एक फेड सदस्य की कि रेट कट में अभी वक्त लगेगा, शायद उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। यूरोप में गिरावट है सर, 1 से 1.5% यूरोप नीचे है, और एशिया भी आज कमजोर था। हांगकांग 0.4% नीचे था, चीन 2% नीचे था, GDP डेटा आंकड़ा खराब आया, कोरिया आपका 2.5% नीचे था, बाकी एशिया भी कमजोर था। तो आई थिंक हमसे क्यूज ले रहे हैं बाकी मार्केट्स भी, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट है। ऑफकोर्स हमारी थोड़ी ज्यादा है, बट अच्छी खासी गिरावट ग्लोबल मार्केट्स में भी है। क्या समझना है सर? देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि गिरावट खाली हमारी नहीं है, पूरी ग्लोबल है। ग्लोबल है। 1-1.5% अगर सारे ग्लोबल मार्केट घटे, 1% हम ग्लोबल की वजह से घट जाए, 1% HDFC बैंक की वजह से घट जाए, तो कौन सी बड़ी बात है? करेक्ट। मेरा ये समझना है कि 21,450, 21,525, यहाँ से 75 पॉइंट नीचे, वहाँ पर आपके लिए अहम सपोर्ट शुरू हो जाता है। अगर 21,450 के नीचे बंद होगा आजकल में, तो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है पॉजिटिव वाला, हम उसको न्यूट्रल करेंगे। 21,450 के नीचे की क्लोजिंग पर, ठीक है, वहाँ पर हम न्यूट्रल करेंगे, क्योंककि जो हमने तेजी की शुरुआत की थी वो 21,448 10 जनवरी को जो लो था, पुराना हाई जो 21,835 का हमने बनाया, वहाँ से 21,448 तक का लो बना के वहाँ से हम भागे। अगर वो लो
टूटकर अगर नीचे आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो मेरे लिए थोड़ी सी रिस्क है, तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो जाऊंगा। अदरवाइज इसको मैं एक प्योरली रनिंग करेक्शन के तौर पे मान के चलूंगा। तो और 21,513 का हमने इस माहौल में थोड़ा लोअर साइड का क्लोजिंग देखा था, तो मैं 21,500 के नीचे की क्लोज होने पर चिंता बढ़ेगी। तो यहाँ से अभी क्लोजिंग पे 100 पॉइंट का कुशन है और वो कुशन बरकरार रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? 21,500 के पुट पर 62 लाख शेयर है, हाईएस्ट के आसपास हैं, तो वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 21,600 मेक और ब्रेक लेवल, लेकिन 21,700 को पार करना मुश्किल होगा, वहाँ पर 1 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स खड़े हैं। सो ब्रॉडली 21,500 21,700 की रेंज क्लोजिंग के लिए है, 21,600 बीचों बीच में जहाँ पर आप अभी ट्रेड कर रहे हैं। लेना चाहें तो 21,525 21,450 की रेंज में आए तो वहाँ लीजिए। अगर अटके हैं, फंसे हुए हैं और वापस एग्जिट करने का मन करे, सुबह एक मौका दिया था 21,850 तक का निफ्टी ने, अगर वहाँ से नहीं हो पाया तो 21,700 750 की रेंज में ऊपर आए तब हल्का फुल्का आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये निफ्टी की राय। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का। 46,200 के आसपास बैंक निफ्टी है, आज है वीकली एक्सपायरी। 46,000 ये अहम सपोर्ट है, 85 लाख शेयर वहाँ पर है पुट में, इसके नीचे आप जाएंगे नहीं, बंद नहीं होंगे। 46,300 मेक और ब्रेक लेवल है दीप, जिसके आसपास आप ट्रेड कर रहे हैं। 46,300 के पुट पर 73 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 55 लाख शेयर हैं। सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी कि आप 46,300 के ऊपर निकल कर ट्रेड करना शुरू करें, जिससे मजबूती के दर्शन हो, और हो भी गए तो 46,500 आपके लिए एक बड़ी रुकावट की जगह है, जहाँ 78 लाख शेयर कॉल राइटर्स बैठे हैं। सो ब्रॉड रेंज 46,500, मेक और ब्रेक लेवल बीच में 46,300। निफ्टी ब्रॉड रेंज 21,500 21,700, मेक और ब्रेक 21,600। बिल्कुल बैलेंस ट्रेड इस वक्त कर रहे हैं आखिरी 1 घंटे में, बाजार जब जाते हुए दिख रहे हैं। तो आराम से वेट एंड वॉच वाली देखो, अगर ग्लोबल खराब नहीं हो रहा होता तो मैं आपको पक्का बोल देता कि भाई चलो ये ट्रेडर के लिहाज से भी ये लेने का। लेकिन इन्वेस्टर्स का जहाँ तक सवाल है दीप, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा आज डालने का टाइम आपके लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, 25 से 33% पैसा आप आज डाल दीजिए। 21,450 21,525 की रेंज हो तो ETF खरीद लीजिए। और मैं फिर कहूँगा खरीदने के लिए पहले फोकस निफ्टी पे करिए, बैंक निफ्टी बाद में देखेंगे। पहले निफ्टी पे करिए ना। बाय द वे IEX अनिल जी 10% का सर्किट लगाने की तैयारी में दिख रहा है। आई थिंक हो गया, 10% का सर्किट हो गया, वही बात करते करते हो गया। चलिए 10% का सर्किट हो गया IEX पर। अब 15 मिनट तक कूल ऑफ पीरियड होगा, उसके बाद देखेंगे क्या प्राइस निकल कर आता है। आई थिंक 10% ऑलमोस्ट अभी अभी आपकी स्क्रीन पर होता है। फ्यूचर्स में अगर आप दिखाएंगे तो 10% नीचे आपके लिए IEX हो चुका है। 8% HDFC बैंक इस समय दिख रहा है। 4% बैंक निफ्टी है, 2% निफ्टी है, तो वो आपको दर्शा रहा है कितना ज़्यादा बैंक निफ्टी के मुकाबले और ख़राब हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। बट कुछ स्पेसेस है जिन्होंने होल्ड आउट भी किया है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्शन भी आ रहा है। और F&O के कुछ स्टॉक्स देखिए तो IT में आपको थोड़ी स्ट्रेंथ इस समय दिख रही है, और कुछ और नेम्स हैं जहाँ पर आपको एक्शन बनने को दिख रहा है। तो आइए, सेठी साहब है हमारे साथ और उनसे लेनी है उनकी एक F&O पिक। पहले एक बार बिगुल फिर से सेठी साहब के लिए बजा देते हैं। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल दीपांशु, जिस F&O स्टॉक में अब करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है भेल BHEL, जो 204 के लेवल्स पे अभी जनवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। आज सुबह शायद अनिल जी ने इसको रिकमेंड किया था, उसके बाद 213-14 के लेवल्स भी आए थे और उनके शायद टारगेट्स अचीव हो गए, बट अब ये वापस से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी करने की। मुझे लगता है एक जबरदस्त इसमें स्ट्रेंथ है, और आज खबरें में भी है 2400 मेगावाट का एक बड़ा EPC ऑर्डर इनको ओडिशा में मिला है। और उसके बाद हमने देखा चूंकि बाजार में 400-450 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट है, तो स्टॉक पे इसका प्रेशर है। बट चूंकि मेरा ये मानना है कि बाजार में कल हम एक रिकवरी देख सकते हैं, तो इस स्टॉक में बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक पावर और पावर इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, और पावर सेक्टर बिल्कुल एक पसंदीदा सेक्टर है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज यहाँ पे खरीदारी करें। 215 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 199 का स्टॉप लॉस रखना। के BHEL अनिल जी, आज सुबह आपकी भी कॉल थी। 210 215 220 के टारगेट थे, 210 का टारगेट सुबह हिट हो गया। इनफैक्ट 215 का ऑलमोस्ट टारगेट है। बिल्कुल 2 टारगेट मान ही लेते हैं इसमें। और दीप आज 320 पे देखेंगे, 315 पे अगर ये बैन में नहीं जा रहा होगा तो फिर से खरीदारी करने की राय होगी नीचे से। बिल्कुल बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है आपको। खराब मार्केट में आप लेते रहिए, अच्छे में लेंगे तो कैसे पैसा बनेगा। खराब अच्छा हुआ क्या, आज ये वापस आपको नीचे में मौका भी मिल रहा है। बस वो बैन में जाता तो फिर थोड़ा 2-4-5 दिन के लिए रुक जाता है, फिर वापस चलता है। तो मेरा टारगेट 240 का है इंटेक्ट, 220 और 240 दो टारगेट ऊपर के हैं, वो रहेंगे। तो दी बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ भेल में रहेंगे। सेठी साहब के मैं पूरे साथ हूँ, और सेठी साहब को धन्यवाद भी देना जरूरी इसी के लिए। धन्यवाद सेठी साहब। धन्यवाद वागले साहब का भी होगा, क्योंकि वागले साहब की तरफ से भी आज सुबह खरीदारी की राय भेल में आती हुई देखी थी। बाजार खुलने के बाद पहला बिगुल वागले साहब का भेल ही के लिए था। बिल्कुल। चलिए, BHEL भेल पसंद आ रहा है सेठी साहब को।
वागले साहब को, ऑफ कोर्स अनिल जी की तो स्टॉक ऑफ द डे था ही। आइए सुमित जी को क्या पसंद आ रहा है ये भी जान लेते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, सेल साइड का स्टॉक ही एक पसंद आ रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 265 रुपए, 266 रुपए, 265 का अभी भाव है। मेटल सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे को चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा करेक्टिव मूव में दिख रहा है वो है वेदांता। वीडीएल वेदांता के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। कल भी ऊपरी लेवल से दबाव था, आज भी दबाव देखने को मिल रहा है और पिछले 4-5 दिनों के लो पे वेदांता अभी ट्रेड कर रहा है। वेदांता में यहाँ से गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो ऊपर में चार्ट्स के ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 270 271 के पास है, तो 271 के स्टॉप लॉस से वेदांता में यहाँ पे सीएमबी पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट होगा इसका 258 रुपए का, दूसरा सपोर्ट इसका दिखाई दे रहा है 255 रुपए का, तो दूसरा टारगेट 255 रुपए का। तो बिकवाली करे वेदांता 271 के स्टॉप लॉस से 258 और 255 के टारगेट्स के लिए। 271 का स्टॉप लॉस, वेदांता बेचने की राय 258 255 के लक्ष्य के लिए आपके लिए वेदांता में करें बिकवाली। आइए इस बीच नतीजे आ रहे हैं दीप एशियन पेंट्स के और मुनाफे का आंकड़ा हमारे सामने 1450 करोड़ ये है मुनाफे का आंकड़ा। 1378 के आसपास 1378 करोड़ के आसपास की हमारी अनुमान थी। 26% की ग्रोथ, इसके सामने 1450 करोड़ का मुनाफा आता दिखा। आय भी देख लूँ 8637 से बढ़कर 9103, अनुमान से कम, ये अनुमान से हल्की सी कम है। 9260 की हमारी अनुमान थी और आई है 9103 करोड़, यानी कि अनुमान से थोड़ी सी 250 करोड़ आय कमाई है। लेकिन कामकाजी मुनाफा मार्जिन से देखना होगा, वॉल्यूम ग्रोथ किस तरह की होती है, वो 3 चीज़ों पर नजर रखनी है। ये देख लीजिए, आइए कामकाजी मुनाफा आया है 2056 करोड़, बेहतर है 2000, ये बढ़िया आया 2056 करोड़। 1990 करोड़ की उम्मीद थी, तो यानी कि 50 और 10 60 65 करोड़ के बीट आई है आपके एबिटा, यानी कामकाजी मार्जिन से 19% से बढ़कर 21% आने को, वाओ 22%, ये सबसे बढ़िया नंबर आया है। 22.5% का मार्जिन से, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शानदार। थोड़ी देर में वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर भी वॉल्यूम ग्रोथ आ गया 12%। वॉल्यूम ग्रोथ में बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है, तो नंबर्स अच्छे कहे जाएंगे एशियन पेंट्स, थैंक गॉड किसी का तो नंबर अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। तो एशियन पेंट्स के नंबर पहली नज़र में आपको दिखेंगे मजबूत, बढ़िया नंबर्स नजर आएंगे। और एशियन पेंट्स में आय अनुमान से हल्की सी कम है, लेकिन मुनाफा, कामकाजी मुनाफा और सबसे बढ़िया बात मार्जिन, तीनों अनुमान से बेहतर और वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान के मुताबिक। तो रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान के मुताबिक मानी जाएगी और बाकी तीनों आंकड़े बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त, शानदार। और कुछ डिटेल्स दीप जब तक देखें तब तक एक बार मैं बोल तो दूँ कुणाल जी को चार्ट्स की तैयारी करके कुणाल जी से ले लेते तब तो कोई और डेटा। फेस्टिव सीजन है, लो बेस था, वेडिंग सीजन है, रियल एस्टेट की मांग है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसने कंट्रीब्यूट करा है। बट नेट बात यही है अनिल जी कि अच्छा आंकड़ा है और ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स हैं, क्योंकि रेवेन्यू आपका अनुमान मुताबिक नहीं, अनुमान से थोड़ा कम है, बट उसके बावजूद जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर आई है। मार्जिन एक्सपेंशन बहुत बढ़िया दिखा रहा है कि यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसीज इनकी अच्छी तरह से मैनेज हुई है। कच्चे तेल के दाम भी इस बार थोड़े कम ही थे रिलेटिवली। बिल्कुल, कुणाल जी चार्ट देखे राय दे। अनिल जी देखिए, चार्ट पर भी एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। मुझे एक 3215 के आसपास बड़ा सपोर्ट नजर आता है और मुझे लगता है कि वो लेवल होल्ड कर रहा है। आज इंट्राडे में अच्छी रिकवरी नीचे के लेवल से देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर चार्ट अच्छा है। जिनके पास पोजीशन है 3220 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। कोई खरीदारी की मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 3220 का स्टॉप लॉस रख लें। और मुझे लगता है कि अगर तेजी बनी तो 3400 का लेवल भी इसमें आता हुआ दिख सकता है। तो इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मेरी राय में। जिनके पास पोजीशन है होल्ड कर लीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स, पोजीशन है, होल्ड कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। एशियन पेंट्स नंबर्स फर्स्ट कट अनुमान से के मुताबिक अनुमान से थोड़े बेहतर ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। 35% की प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया मानी जाएगी इस कंपनी के लिए। बाकी कंजम्पशन स्टॉक्स पर भी रखिए नज़र, क्योंकि थोड़ा सेंटिमेंट बूस्टर है ये। निचले स्तरों से एशियन पेंट्स में उस समय आपको एक्शन भी बनते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स आने के बाद थोड़े मूव यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। आइए, एशियन पेंट्स के नंबर्स आने थे, वो आ चुके हैं, तो लगे हाथ LTI माइंट्री की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके नंबर्स आना बाकी है। निफ्टी की ये 2 कंपनीज आज नंबर्स रिपोर्ट कर रही हैं। LTI माइंट्री, एक बार कुशल से जाना जाए यहाँ पर बाजार का क्या है अनुमान। कुशल बताइए, अब तक तो IT का ट्रेंड अच्छा ही रहा है, स्पेशली निफ्टी IT कंपनीज के नंबर्स अच्छे रहे। क्या LTI ट्रेंड माइंट्री भी वही ट्रेंड बरकरार रखेगा?
बिल्कुल दीप, आप देखिए जो बेस है एलटीआई माइंट्री का भी बन रहा है वो भी रिलेटिवली बेटर आउट परफॉर्मेंस ही देखने को मिल सकती है। अब देखना है कि यहाँ पर फाइनल नंबर्स क्या निकल कर आते हैं। बट ऑफ कोर्स डॉलर आए 1% बढ़कर 1,8.6 करोड़ डॉलर्स पर आ सकता है। कामकाजी मुनाफा भी 1.5% की ग्रोथ हम अनुमान लगा रहे हैं और मार्जिन कंपनी की 16% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल रहेगी। मुनाफा 2% ग्रो कर 1185 करोड़ पर भी कंपनी दर्ज कर सकती है। हाईटेक और बीएफएसआई में जिस तरह से ज़्यादा फर्लॉग्स होते हुए दिखे हैं उसकी वजह से ग्रोथ पर थोड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बट मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल ये यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है जिस कारण से ओवरऑल रेवेन्यू को सहारा मिलता हुआ नजर आएगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से मार्जिन भी स्थिर रहेंगे और जिस तरह से गाइडेंस है अब यही देखना है कि गाइडेंस में आय और साथ ही मार्जिन फ्रंट पर कंपनी क्या कहती है और आगे के लिए जो डील पाइपलाइन है उसको लेकर कंपनी का क्या नज़रिया है ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। नतीजे स्टेबल से थोड़े से पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। नतीजे स्टेबल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ही रहेंगे। एलटीआई माइंट्री, इसके भी नतीजों का है हमें इंतजार। शुक्रिया कुशल ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। आइए सचिन जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनका एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर डॉक्टर लालपात लैब में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से एक काफी बड़े लोअर टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा है काउंटर, बट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। प्लस 2400 का जो एक ऑप्शन सपोर्ट है वहां पर उसने रिस्पेक्ट दिया, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में बननी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में जो लगभग अराउंड 2436 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 2405 के आसपास का लगाए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला स्विंग बन सकता है अराउंड 2475 के आसपास का, बट मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी बन सकती है 2520 के लक्ष्य के लिए। तो खरीदारी करनी है डॉक्टर लालपात लैब्स के फ्यूचर्स में। यह है आपके लिए डॉक्टर लाल जहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक बिगुल सुमित जी के लिए भी, सुमित का सुपर हिट। माफ कीजिएगा, कैश का ऑप्शन दे रहे हैं सुमित जी। सुमित जी बताएं सर। जी बिल्कुल दीपांशु, ये कैश का ऑप्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 583, 584, 583, 584 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर सेलिंग प्रेशर है, ब्रेकडाउन है। इसके अंदर ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने का सलाह रहेगा। 580 वाला पुट 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आरती इंडस्ट्रीज रिसेंट का लो ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक किया है। स्टॉक के अंदर यहाँ से 20-25 रुपए का फॉल देखने को मिल सकता है। नीचे में 565 रुपए से लेके 560 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 580 वाला पुट अभी यहाँ पे सीएमपी पर खरीदारी करें। नीचे के अंदर 5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 18 रुपए का पहला टारगेट होगा, 22 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। तो खरीदारी करें आरती इंडस्ट्रीज का 580 का पुट। स्टॉक के अंदर ब्रेकडाउन है, दबाव देखने को मिल रहा है, नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। आरती इंडस्ट्रीज 580 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदेगा, 11 रुपये में आपको ये मिलेगा और 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है ट्रेडिंग। आइए बढ़ते आगे और एक बार आपके सामने जो खबर आती दिख रही है उस पर कर लेते हैं फोकस। BEL एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर आती हुई दिख रही है। 1034 करोड़ रुपए का ऑर्डर BEL को मिला है। अभी अभी ये खबर आ रही है मझगांव डॉक से। BEL ने जो की ऑर्डर ग्रोथ गाइडेंस जो दिया था दीप, अपना गाइडेंस पूरा कर लिया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि BEL ने जो बताया था कि जितने ऑर्डर हमें मिलेंगे, जो गाइडेंस है वो गाइडेंस पूरा करता हुआ दिखा है। अब देखिए, हाँ आई ना ऑर्डर बुक पूरी आ गई। अब BEL के पास लगभग 27,647 करोड़ की ऑर्डर बुक हो चुकी है। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए BEL के ऑर्डर को लेकर आती हुई दिख रही है। तो ये है आपके लिए खबर इस वक्त BEL पर आपके सामने। मझगांव डॉक से करीब 700 करोड़ का ऑर्डर है, 695 करोड़ का ऑर्डर मझगांव डॉक से है। और कंपनी का कहना है कि 26 दिसंबर जब आखिरी डिस्क्लोजर किया था तब से अब तक उन्हें अन्य सोर्सेज से 340 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। तो कुल 1034 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं 26 दिसंबर से अब तक, जिसमें 700 करोड़ का ऑर्डर दिसंबर से अब तक 15-20 दिनों में। अच्छा। और इस साल जो ऑर्डर मिले, इस साल के जो ऑर्डर मिले वो मिला के अब 27,650 करोड़ पर आप आते देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक सिचुएशन कंपनी की बन रही है। वही जो बात आप कह रहे थे PSU कंपनीज की, डिफेंस कंपनीज की, BHEL की भी यही बात करी।
ऑर्डर्स इन्हें शानदार मिलते हुए दिख रहे हैं और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अच्छा ऑर्डर है। इस साल 27,650 करोड़ के ऑर्डर्स इन्हें मिल चुके हैं। ये भी बड़ा फैक्टर आ रहा है इनके लिए सर। बिल्कुल, तो ये बड़े ऑर्डर मिलने की खबर और आपके सामने स्टॉक का एक्शन भी भरपूर होता हुआ दिख रहा है, ये आप लेकर चल सकते हैं। तो चलिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें बड़ा एक्शन आपको बनते हुए भी दिख रहा है। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं क्योंकि ऑर्डर मिलने के बाद थोड़ा स्टॉक में रिकवरी भी आ रही है। आज वैसे भी नर्म है बट ऐसा कुछ गिरा नहीं है, बाजार की गिरावट देखें तो लार्जली अनअफेक्टेड ही रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का काउंटर इस समय। हिमांशु जी जरा देखेंगे सर BEL। डीप एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है। पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट ब्रॉडली जब तक ये स्टॉक 182 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर बना हुआ है, मुझे लगता है कि हर गिरावट पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। फ्रेश मोमेंटम के लिए मुझे लगता है 187 188 ये एक रेंज रहेगी जिसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत है। अगर इस रेंज के ऊपर ये स्टॉक निकलता है आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो मुझे लगता है ये स्टॉक बजट तक 200 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल जिनके पास पोजीशन है स्टॉक में बने रहे। फ्रेश मोमेंटम प्ले के लिए 187 188 के ऊपर यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करके चलने की सलाह। तो ये है आपके लिए BEL जिस पर आपको रख रही है नज़र। अच्छे ऑर्डर विन और अच्छा एक्शन इस पर बन रहा है। इस बीच 2000 पॉइंट की गिरावट का आंकड़ा आपके लिए क्रॉस कर दिया है बैंक निफ्टी ने। 2000 पॉइंट से ज़्यादा की वीकनेस अब आपके लिए बन गई है। 46,100 के भी नीचे आ गया है बैंक निफ्टी। फ्रेश गिरावट आपको आती हुई दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड प्राइवेट बैंक्स में तो खैर गिरावट आई है बट अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स की गिरावट थोड़ी बढ़ रही है। 8.5% नीचे अब आपके लिए HDFC बैंक हो गया है। कोटक 3.5% है, एक्सिस 3% है, ICICI 2.5% है। इंडसइंड में भी आपको वीकनेस गिनती हुई दिख रही है और निफ्टी में भी अब आप देखें तो वीकनेस और बढ़ रही है। करीब 450 पॉइंट नीचे निफ्टी हो गया है, जिसमें से अब 365 पॉइंट जो गिरावट है वो बैंक्स की तरफ से आ रही है। करीब 235 अंकों की गिरावट सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक का योगदान है। तो वीकनेस और अभी बैंक्स के लिए बढ़ती हुई दिख रही है। होल्ड आउट ऑफ कोर्स IT करने की कोशिश कर रहा है। 15 पॉइंट की मूव का कंट्रीब्यूशन इन्फी दे रहा है। TCS 10 पॉइंट की मूव का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कुल IT करीब 50 पॉइंट की मूव का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट उसके सामने आपको बैंक्स की ये जो 350 पॉइंट की वीकनेस दिख रही है वो ऑफ कोर्स बाजार पर प्रेशर डाल रही है। तो काफ़ी भारी भरकम वीकनेस बाजार में और बढ़ती हुई दिख रही है। ये वीकनेस कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। IEX यहाँ भी 10% सर्किट लगने के बाद सर्किट खुला है और अब 10.5% नीचे आपको IEX भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो वहाँ की भी वीकनेस और ज़्यादा बढ़ रही है। अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, फॉलोड बाय मेटल्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। टाटा स्टील सुबह इस पर हमने राय भी ली थी और वीकनेस इस पर बढ़ी भी थी। अभी भी अगर आप देखें तो वन ऑफ द टॉप लूजर्स इस समय बाजार में बना हुआ है टाटा स्टील भी। एक बार टाटा स्टील के चार्ट पर फ्रेश व्यू ले लेते हैं। वागले साहब जरा देखें, टाटा स्टील मेटल्स में टॉप लूजर बना हुआ है इस समय। हालांकि अक्रॉस द बोर्ड मेटल्स कमज़ोर हैं। माफ़ कीजिए, वागले साहब तो है नहीं शो पर। एक बार कुणाल जी से टाटा स्टील पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी जरा बताएं, टाटा स्टील क्या चल रहा है सर इसमें? देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है आज हमने इसमें एक उलटफेर होते हुए देखा है। कल के ट्रेड में हम इसमें मजबूती देख रहे थे, आज गैप डाउन हुआ और उसके बाद स्टॉक में बिकवाली आ रही है। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है चार्ट पर 130 रुपए के आसपास, 131-32 का भाव है। तो मुझे लगता है 1-1.5 रुपया नीचे सपोर्ट है। तो फिलहाल इन स्तरों पर नए शॉर्ट्स खोलने की मेरी राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है 130 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर फिलहाल होल्ड करें और कोई उछाल आता है तो निकलने का प्रयास करें। लिए टाटा स्टील पर बने रहें, राय कुणाल जी की तरफ से। ICICI लोम्बार्ड ये है स्टॉक आज खराब बाजार में भी स्टार परफॉर्मर, और स्टार परफॉर्मर भी ऐसा कि निफ्टी का वायदा कारोबार का टॉप गेनर बन रहा है भाई। इतनी खरीदारी क्यों? और सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स को ऊपर ले गया। हाँ, जिससे HDFC बैंक सारे को घटा रहा है वैसे ये सारे को बढ़ा रहा है। 6% सही है ना? हाँ 6%। वाह 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 वाह। ये मेमोरी से बोला, मतलब लास्ट ऑब्जर्व से बोला? हाँ ध्यान में था, मतलब ध्यान था। हाँ, और दीप ये देखिए हमारा इसके ठीक पीछे मैं अभी टॉप लिस्ट जो देख रहा था LTTS। आज सबको नंबर्स खराब लग रहे थे, हमने कहा नीचे खरीदने का टाइम है। 8-8.5% आपका विप्रो का एडिया नीचे था, हमने कहा खरीदने का टाइम है। ओरेकल फाइनेंस हमारा इस साल का पिक ऑफ द ईयर 2.5% ऊपर है। ये IT शेयरों का कमाल है, घटती ही नहीं घटते। एक जमाना था बढ़ते ही नहीं है, आज घटते ही नहीं। लेकिन एक ये शेयर न खुद घट रहा है न अपने सेक्टर में किसी को घटने दे रहा, वो है ICICI लोम्बार्ड। वरुण बताने को तैयार है कि भाई ऐसा हुआ क्या, बताइए। इंश्योरेंस अनिल जी, इंश्योरेंस काश मार्केट का भी होता
तो गिरते मार्केट है, मार्केट का हेजिंग है। बंद नहीं होता मार्केट का। राइट राइट राइट। आजकल तो सैटरडे भी खुलने लगा है। सही बात है अनिल जी। और कितना इंश्योरेंस चाहिए बोला? आप बोले संडे खुलवा दे। अनिल जी ऐसा मार्केट होगा तो सैटरडे काम नहीं करना है, नहीं करना है। ऐसे गिरे तो ऐसा मार्केट हो 3 दिन भी ज़्यादा होता है। बढ़िया है, वेरी गुड। तो अनिल जी जो कंपनी के नतीजे आए हैं वो अनुमान से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट जब जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा आ रहा था तब भी हमने ये देखा था कि लगातार जो प्रीमियम है उसके इनकम में बढ़ोतरी देखने मिल रही थी, और कंपनी के जो नतीजे आए हैं उसमें भी जो प्रीमियम इनकम है 13.5% बढ़ के आई है। सिर्फ यही नहीं, क्लेम रेशियो ये लगातार घटते जा रहा है, यहाँ पे इस बार फ्लैट रहा है और एक एक्सपेंस रेशियो में कमी आई है। तो जाहिर सी बात है अगर आपके क्लेम रेशियो, एक्सपेंस रेशियो ये सब कम हो गए तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है कंपनी के मुनाफे पे होता है, और वही हमने देखा जहाँ पे 22% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। कंबाइंड रेशियो का कंपनी ने FY25 का 102% का यहाँ पे लक्ष्य रखा था, उसके आसपास ही कंपनी चल रही है। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी इस क्वार्टर में बढ़ोतरी देखने मिली है। 14.3% से बढ़ के ये 15.3% पे आया है। तो जितने भी रेशियोज अगर आप देखेंगे तो सब यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी को आगे अच्छी आपको ग्रोथ देखने मिल सकती है। इस क्वार्टर में भी ग्रोथ जो है वो कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। मैनेजमेंट भी आगे के ग्रोथ को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट है। सिर्फ ये नहीं, ब्रोकरेज हाउसेस भी इस कंपनी की ग्रोथ को लेके कॉन्फिडेंट है। इसके लिए गोल्डमैन हो या CLSA हो, दोनों ने अपने लक्ष्य जो है इसमें बढ़ा दिए हैं। गोल्डमैन ने 1475 से बढ़ा के 1500, CLSA 1620 से बढ़ा के 1650 के आसपास कर दिया है। तो ये क्वार्टर इनफैक्ट पूरा 9 मंथ्स FY24 अगर आप देखेंगे तो वो भी अच्छा रहा है, और अब तक जितने रुझान आ रहे हैं इन कंपनियों के ग्रोथ को लेकर वो भी अच्छे हैं, और इसके लिए आप देख रहे हैं नतीजों के बाद इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा उछाल है। तो नतीजों के बाद बड़ा एक्शन आया है और इसकी वजह से पूरे इंश्योरेंस स्पेस में आपको अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। ICICI लोम्बार्ड और अभी भी अपनी गेन से ये काउंटर होल्ड करते हुए दिख रहा है, तो अच्छा एक्शन यहाँ पर बना ही हुआ है। एक बार ICICI लोम्बार्ड के चार्ट पर राय भी ले लेते हैं। बंसल जी जरा देखें, ICICI लोम्बार्ड होल्ड आउट कर रहा है और बाकी सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स को भी ऊपर लेकर गया है। जी दीपांशु, और आज मैंने और कुणाल जी ने इसी स्टॉक को 10 की कमाई में भी रिकमेंड किया था। टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, और दीपांशु लगता नहीं है कि 1380 के नीचे जाएगा, और ऊपर पहले 1625 1650 के दाम देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी की राय है ऑन ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड सुबह 10 की कमाई में राय दी ही थी राकेश जी, कुणाल जी ने भी। बैंक्स और इंश्योरेंस पर ही अगर फोकस बनाएं तो एक बार ICICI प्रू इसकी भी बात कर लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड के तो बढ़िया नंबर्स आए, ICICI प्रू के भी नतीजे आने वाले हैं आज। वरुण बताइए ये नंबर्स कैसे रहेंगे? थोड़े मिक्स टाइप के रह सकते दीप। अब ये इसके लिए है क्योंकि प्रीमियम ग्रोथ है, नो डाउट, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, लेकिन जो VNB जिसको हम हमेशा देखते हैं हर रिजल्ट में, इस बार VNB मार्जिन्स में थोड़ा बहुत आपको शायद दबाव देखने मिल सकता है। मैं आपके सामने नंबर्स रख देता हूँ। नेट प्रीमियम इनकम 3.25% बढ़ेंगे, APE में 3% की बढ़ोतरी, मुनाफा 10-11% बढ़ सकता है, 245 करोड़ के आसपास ही आएगा। न्यू बिजनेस प्रीमियम 14% बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है उसमें आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है। 32% से गिर के ये करीब 29.5% के आसपास आ सकते हैं। तो ये केवल एक दिक्कत की बात है, VNB मार्जिन्स, इस पे नज़र रखिएगा। अगर ये ठीक ठाक भी आ गए तो शायद मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनियों के लिए वो अच्छा रहेगा। हमारा अनुमान थोड़ी बहुत गिरावट का है। AUM में करीब 12-12.5% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। तो वैसे ग्रोथ ठीक है, एक VNB पे नज़र रखिएगा। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज ICICI प्रू एकदम फ्लैट ही इस समय दिख रहा है। सचिन जी एक बार ICICI प्रू का चार्ट देख लीजिए, इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। ऑफकोर्स जनरल और लाइफ इंश्योरेंस का कंपैरिजन भी अलग ही होता है। लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में वैसे बाकी स्टॉक्स ठीक है, ICICI प्रू कुछ नहीं कर रहा है खास। इसके चार्ट्स क्या कहते हैं सर? जी दीपांशु, कुछ खास एक्शन नहीं रही है। इनफैक्ट पिछले 3 महीनों का अगर हम डेटा देखें तो लगातार यहाँ पर 550 से लेके 500 इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने ऑस्किलेट किया है। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है, आई थिंक कंफर्ट 500 के सपोर्ट पे बरकरार है। तो अगर थोड़े से स्लिपेजेस होते हैं तो आई थिंक एक मीन रिवर्जन ट्रेड वहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। डिक्लाइंस अराउंड 505 मुझे लग रहा है एक अच्छा खरीदारी करने का मौका होगा। बट ऑन द हायर साइड काफी बड़े रेजिस्टेंस है 550 के आसपास के। तो आई थिंक कोई बड़ा चेंज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है ये ऑस्किलेशन जो है वो बरकरार ही रहनी चाहिए।
एंड ट्रेडिंग के लिहाज से एक मेन रिवर्जन अपॉर्चुनिटी बन सकती है 500-505 के बेस के आसपास। तो ये है आपके लिए ICICI प्रू, यहाँ पर आपको रखनी नज़र, एक्शन में दिख रहा है। ICICI लोम्बार्ड ज़बरदस्त एक्शन में ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है। तो चलिए एटलीस्ट फाइनेंशियल स्पेस में कुछ तो जगह है जहाँ पर आपको एटलीस्ट आज गिरावट आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि अब बैंक निफ्टी 2100 पॉइंट की गिरावट टच करने को तैयार होते हुए दिख रहा है। बड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है। एक साल की सबसे बड़ी फॉल आपको इस समय बैंक निफ्टी पर आती हुई दिखेगी, और वैसे अगर आप देखेंगे तो 2 साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आज आपको आती हुई दिखी है। पिछले साल इसी समय बैंक निफ्टी की गिरावट इतनी बड़ी आई थी, 27 जनवरी को हमने देखा था जब बैंक निफ्टी में इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी थी। आई थिंक वो अदानी हिंडनबर्ग मामले के बाद की जब बैंक्स में गिरावट आई थी वो फैक्टर था, उसके बाद की आज ये सबसे बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं। 27 जनवरी 2023 को बैंक निफ्टी उतना गिरा था, उसके बाद आज इतनी बड़ी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक कॉल। हिटमैन हिमांशु, बताएं हिमांशु जी। जी, रेलवे स्टॉक्स में एक जबरदस्त ट्रैक्शन है और मुझे लगता है कि यहाँ कैश सेगमेंट के स्पेस में जरूर ध्यान देना चाहिए। आज बाजार की वीकनेस के बावजूद भी आरवीएनएल में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 236 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जी, मुझे लगता है जिस तरह की स्ट्रेंथ ये पूरा स्पेस दिखा रहा है, यहाँ पर काफी बड़ी मूव्स अभी भी अनफोल्ड होती हुई नजर आ सकती हैं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 232 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आरवीएनएल में बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह है। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि 248-252 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकते हैं। तो आरवीएनएल में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह। 48 और 252 ये है आपके लिए आरवीएनएल, जहां पर आप ये ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। एटलीस्ट कुछ स्पेसेस हैं जहां पर अभी भी एक्शन बना हुआ है। कैश स्टॉक्स में आप एक्शन देख रहे हैं, मिड और स्मॉल कैप में भी गिरावट है, बट उतनी गिरावट नहीं है जितनी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में आते हुए देख रहे हैं। और उसमें रेलवे स्टॉक्स तो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में थे। इनफैक्ट IRFC, इस पर भी नज़र डाल दीजिए, कल भी एक्शन में था, आज भी एक्शन में है। उसका सर्किट फिल्टर रिवाइज किया गया है, लोअर किया गया है, बट उसके बावजूद कोई परेशानी इस काउंटर पर नहीं आई है। और डेज हाई पर IRFC इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 4% की तेज़ी इसमें बनी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है जहां पर तेज़ी बनी हुई है और वो है वेल्सपन कॉर्प। कुणाल जी, इस पर राय जरा दीजिए, क्योंकि कल जिंदल 100 के नंबर्स आए थे और सेम कंपैरेबल बिजनेस में वेल्सपन कॉर्प भी है। कल भी इन पर एक्शन था, बट आज के बाजार में डेज हाई पर 6.25% की तेज़ी के साथ वेल्सपन कॉर्प इस समय ट्रेड कर रहा है। सर, एक बार वेल्सपन कॉर्प के चार्ट के बारे में बताएं। देखिए, क्लियर आउट परफॉर्मर है दीपांशु, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और हाल के दिनों में एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन था और आज के ट्रेड में हम ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। तो मेरी राय में बिल्कुल जिनके पास निवेश है बिल्कुल इसमें होल्ड करें। एक स्टॉप लॉस संशोधित अब रखें 540 रुपये, 540 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। मुझे लगता है कि 650 के लेवल्स भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करते हैं। नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है 540 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की राय। 540 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। ये है आपके लिए वेल्सपन कॉर्प, जो बढ़िया मोमेंटम इस समय दिखा रहा है। अवंती फीड्स, इस पर भी अच्छा एक्शन आ रहा है एंड आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से कुछ दिन पहले यहाँ पर रिकमेंडेशन भी आई थी। हिमांशु जी, जब से ये साल शुरू हुआ है अवंती फीड्स पर हमने पॉजिटिविटी आते हुए देखी है। आज 5% ऊपर आपको ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इस साल करीब 25-26% की रैली इसमें बन चुकी है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीप, एक्चुअली अगर आप इस चार्ट को देखें तो पिछले 2 या 3 साल से लिटरली स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया था और पिछले कुछ दिनों पहले ही उसके अर्ली इंडिकेशंस आने शुरू हुए थे जब इस स्टॉक ने 480-500 रुपए की जो रेजिस्टेंस जोन थी उसको ब्रीच किया था और उसी जो ब्रेकआउट लेवल था, जो नेकलाइन था, उसको ही वापस स्टॉक ने रीटेस्ट किया कल और आज के सेशन में लगभग, और वहां से फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। तो दीप, मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक गिरावट कोई भी मिलती है अगर 500-520 के आसपास, तो उसको खरीदारी के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि लंबी समय की अंडर परफॉर्मेंस है स्टॉक में और मुझे लगता है ये साल में ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 630-650 रुपए तक के टारगेट पोजीशन बेसिस पे स्टॉक पे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए अवंती फीड्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। बड़ा एक्शन आ रहा है। हिमांशु की भी रिकमेंडेशन। आई थिंक बंसल जी का भी स्टॉक पर एक व्यू है। बंसल जी बताएं सर। नहीं दीपांशु, मेरा इस पे कोई व्यू नहीं है। अवंती फीड का जिक्र हुआ तो मेरे को 2018 का वो समय याद आ गया जब अनिल जी दिल्ली में बैठते थे और वो कुणाल जी थे, और जैसे अब कुशल की अनिल जी कई बार रैगिंग टाइप लेते हैं ना क्रिकेट को लेके, एक और मतलब कि जी बिजनेस की टीम के थे, रिसर्च टीम के,
उससे अनिल जी ने पूछा कि ये अवंती फीड क्या करता है, फिर उसने बताया तो अनिल जी ने हिंदी में झिंगेला कुछ करके अनिल जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया था और काफी मजा आया था। अनिल जी, इफ यू कैन रिकलेक्ट अनिल जी इन योर मतलब कि अनलिमिटेड मेमोरी, मेरी तो मेमोरी लिमिटेड है। 2018 में कुशल ने आपको समझाया झींगा ये क्या काम करती है? कुशल नहीं था दीपांशु। अच्छा, नहीं ये सारा ये डिपार्टमेंट पूरा ट्रैक करते हैं आशीष। हाँ, आशीष का जो है प्योर वेजिटेरियन। अच्छा, करते जो तो ठीक है, वो श्रिम्प के एक्सपोर्ट की जो लेके आते हैं उसके साथ फोटो दिखाते थे। फोटो भी दिखाते, फिर मैंने फोटो बैन ही कर दी। हाँ, मैंने कहा वो झींगे देखने से आशीष को देखना बेहतर है। तो ऐसे मतलब अगर हमारी टीम ला सके कहीं झींगों की फोटो तो मैं बताऊँ, आपको पता चलेगा। जब तक फोटो आए तब तक। हाँ जी, कुणाल जी, क्या है आपकी विशेष टिप्पणी? अनिल जी, मैं केवल अपने काबिल दोस्त की अनिल जी एक बात को ठीक करना चाहता हूँ, दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये झींगा लाला और झींगा में अनिल जी कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइव झींगा लाला और झींगा अनिल जी दो अलग चीजें हैं, तो इसमें मिक्सअप हो रहा है इनके मन में, तो अनिल जी वो क्लियर करना। वी नो इट। आप बंसल जी के शब्दों पर मत जाओ, उनकी भावनाओं पर जाओ। हाँ, बंसल जी की भावनाएं तो झींगा वाली है, झींगा लाला वाली नहीं है। तो ये आशीष, आप ही का डिपार्टमेंट होता था? बिल्कुल सर, मुझे याद आता कि बात भी हुई ऐसी, झींगा शब्द भी याद आ रहा है। श्रिम्प मैंने इसलिए पूछा था, मैंने कहा श्रिम्प क्या होता है, हिंदी में नाम बताओ। हाँ, इसका नाम ढूंढकर हिंदी में झींगा पाया गया। ओके, और उसकी फोटोज भी बंद हो गई थी? फोटोज बंद हो गई सर। उसके बाद हाँ, जब शो करने वाला प्योर वेजिटेरियन, देखने वाला प्योर वेजिटेरियन, लिंक करने वाला प्योर वेजिटेरियन। आगे सर। हे भगवान, मैं तो आशीष को ही देखूंगा। ये है आशीष का कमाल। देखिए, ऐसे रिसर्च करते हैं आशीष। बंसल जी, यही देखना चाहते थे आप? हाँ अनिल जी देखना नहीं चाहता था। अनिल जी, ये सब जिस तरीके से उस टाइम हुआ था, वो कुणाल जी पोहा खा रहे थे, उनका पोहा भी गिर गया था। अनिल जी, आपने बड़े अच्छे अंदाज में इसको बैन करा था। इसको हटवाइए अनिल जी पिक्चर्स के। हटा दो भाई, बंसल जी की डिमांड पे हटा दो। ओके, अच्छा है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट हो जाती है। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं। लुक एट द पॉजिटिव साइड। ओके, तो ये है अवंती फीड्स पर जो आपकी चर्चा अभी चलती है। जी हाँ, बिल्कुल। स्टॉक में आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इस पर रखिए नजर। इस साल ऑलरेडी 25% से ज्यादा की रैली आ चुकी है। बट आइए, एक स्पेस जहां पर कंसर्न है, आज अगर बैंक्स की गिरावट इतनी बड़ी नहीं होती तो शायद बड़ी हेडलाइन यहां से निकल कर आती है, और वो है आपके लिए टू व्हीलर स्टॉक। सारे टू व्हीलर कंपनीज पर आपको वीकनेस दिख रही है। CLSA ने भी स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है, सिर्फ एक हीरो मोटो है जो उन्हें पसंद आ रहा है, बाकी सारे टू व्हीलर स्टॉक्स पर उनका व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है। तो आइए जरा समझते हैं क्या कहना है CLSA का, क्यों उन्हें टू व्हीलर सेक्टर पर थोड़े कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए क्या चल रहा है? बिल्कुल दीप, ये पहली बार नहीं है जब CLSA जो है टू व्हीलर पर यहाँ पर बियरिश होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में आप देखेंगे तो ये दूसरी बार CLSA ने बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स को डाउनग्रेड किया है। इनफैक्ट 5 दिसंबर इसके पहले भी इन्होंने डाउनग्रेड किया था, जिसमें बजाज ऑटो आउट परफॉर्म की रेटिंग से अंडर परफॉर्म थी, और अब इस बारी जो फ्रेश रेटिंग आई है वो सेल की रेटिंग इन्होंने दे दी है। ऑफकोर्स आयशर मोटर्स पर और बड़ा डाउनग्रेड आया है। पहले खरीदारी की राय दे रहे थे, उसके बाद 5 दिसंबर को अंडर परफॉर्म किया इन्होंने, और अब इन्होंने नई रेटिंग बिकवाली की ही कर दी है। तो दोनों ही काउंटर्स बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स पर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। बट ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प पर इनका भरोसा बरकरार है, और सिग्निफिकेंटली इन्होंने टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं। आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए 4127 से बढ़ाकर 4964 रुपए के अब नए टारगेट्स ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर CLSA को हीरो मोटोकॉर्प इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आगे का जो फॉरवर्ड मल्टीपल है उसके हिसाब से भी ये काफ़ी अभी भी सस्ता है। 21 टाइम्स FY25 के अगर आप एक्सपेक्टेड PE देखेंगे तो वहाँ पर ये कारोबार कर रहे हैं। साथ ही आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और TVS मोटर्स, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव TVS मोटर्स दिख रहा है लगभग 40 के मल्टीपल के हिसाब से। ऑफकोर्स यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि जितनी भी कंपनी है बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, इनकी जो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आगे होने वाली की एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है, और इसी वजह से ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर ये प्राइसेस इनके सस्टेनेबल नहीं होंगे, और ये मान रहे हैं कि अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आने की वजह से भी ये मार्जिन डायल्यूटिव भी आगे चलकर हो सकते हैं। और इसी कारण से आप देखिए ये दोनों ही काउंटर्स बजाज ऑटो और आयशर मोटर्स पर अब बिकवाली की राय देते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा नेगेटिव व्यू यहाँ पर बन रहा है CLSA की तरफ से।
और इसलिए बिकवाली की राय आ रही है। टू व्हीलर स्टॉक्स थोड़ी वैल्यूएशन कंसर्न्स भी यहाँ पर हैं और ऑलरेडी काफ़ी बड़ा रनअप देखा है। ऑटोज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें टू व्हीलर स्टॉक्स की तो परफॉर्मेंस शानदार ही रही है रीसेंट रनअप में। इस बीच सोम डिस्टिलरीज के नंबर्स आ गए। कुणाल जी एक बार आप चार्ट भी पुल अप कर लीजिए, स्टॉक भी एक्शन में दिख रहा है। मुनाफे में अच्छी बढ़त है, लगभग 80% की बढ़त मुनाफे में दिखाई है। 10.5 करोड़ से बढ़कर मुनाफा आपका 18 करोड़ आते हुए दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है इस समय। आय में भी शानदार बढ़त है, 150 करोड़ से बढ़कर 266 करोड़ की आय आपको आती हुई दिख रही है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं इस समय और स्टॉक में भी आपको एक्शन दिख रहा है। साथ ही 350 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट है दीप इस चीज़ में कि सोम डिस्टिलरीज का नाम क्या गया है। क्योंकि सोमरस बनाने वाली ये कंपनी, इसका नाम अब क्या नया आ गया नाम आ गया। आशीष बताइए। कर रहा हूँ अभी। सोम बदला है, डिस्टिलरी बदली? सर ये देखिए, अब मैं बताता हूँ। दोनों पहले नाम है सोम डिस्टिलरीज ब्रीवरीज एंड वाइनरीज। ये नाम बड़ा था। हाँ। अब सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रीवरीज लिमिटेड हो गया। वाइनरीज हट गई। वाइनरीज हट ले, बस इतना सा, बस इतना ही है डिफरेंस। उतना करने के बाद भी इतना बड़ा, इनको दक्षिण भारत में जो नाम होते हैं उस तरह का रखना चाहिए। वो जैसे ना पीटी उषा वैसा ना, क्योंकि आगे वो मैं जैसा भी केरल गया तो वहाँ पे एक्चुअली ये पॉइंट सही भी है, वहाँ सारे नाम बहुत बड़े होते हैं। हाँ, मतलब गांव का नाम भी बड़ा होगा, खुद का आदमी का नाम भी बड़ा होता है, तो इसलिए फिर क्या वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना ठीक रहता है एक्चुअली। तो और थोड़ा उनको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल काम है, इजी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सोम डी या डिस्टिलरी एंड ब्रूवरीज, डिस्टिलरीज एंड इसको सोम डी&बी लिमिटेड कर देना चाहिए। हम तो अब सोम डिस्टिलरी, तो फिर हमें तो कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। पहले भी सोम डिस्टिलरीज के पीछे ब्रूवरीज और डिस्टिलरी वो क्या चल रहा था, वाइनरीज। तो वाइनरीज हट गया तो हम क्या फर्क, वाइनरीज और लिमिटेड तक तो पहले ही नहीं पहुंचते थे। ठीक है, नथिंग हैज चेंज फॉर अस। नथिंग हैज चेंज ना। यस, तो वाइनरीज निकाल दिया बेसिकली इन्होंने। ठीक है, बट स्टॉक में तो एक्शन आ रहा है, ये तो एक बार राय ले ली जाए चार्ट पर। कुणाल जी बताएं सर, नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन भी आया सोम डिस्टिलरीज? इनफैक्ट दीपांशु अगर चार्ट देखें तो चार्ट पर जो नाम आ रहा है वो है SDBL, ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म बन चुका है SDBL, तो चार्ट पर ऑलरेडी SDBL ही आ रहा है और साथ में वाइनरी लिखा हुआ भी नहीं आ रहा पहले से, तो हटाने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर आप ओवरऑल चार्ट देखें तो मुझे लगता है रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। मेरी इस पर होल्ड की राय है, तो जिनके पास पोजीशन है 275 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 275 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने के लिए। 275 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए सोम डिस्टिलरीज, ये है आपके लिए राय आती हुई। नंबर्स अच्छे रहे हैं इसके और स्टॉक में भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बैन से बेनिफिट 15 स्टॉक्स हैं बैन में, आइए जानते हैं क्या कुछ और बदलाव हो सकते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। पंद्रह है ना? 15 ही हाईएस्ट है ना? 15 हाईएस्ट और 6 साल का हाईएस्ट है। और 16 नहीं हो पा रहे हैं आपसे। 16 नहीं हो पा रहे। आज तो करो कोशिश। नहीं, आज तो निकले होंगे बाहर, आज तो इतना गिरा है मार्केट। तो 4 स्टॉक है सर जिनकी पोजीशन 80% से आज के आज में नीचे आई है। पिरामल एंटरप्राइजेज 79.7% है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इंडिया सीमेंट यहाँ पर 79% है, बायोकॉन 79.5 है और इंडस स्टार यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 80% से कम हो गई है। तो 4 स्टॉक हैं, इंडस टावर, बायोकॉन, इंडिया सीमेंट और पिरामल एंटरप्राइजेज, जिन्होंने निश्चित कर दिया कि ये स्टॉक आपको बैन से बाहर दिखेंगे। लेकिन रोज बदल रहा है। फेल आ रहा है? फेल नहीं आ रहा सर, चलो बढ़िया। हाँ, एक बचा। हाँ, और IEX आ रहा है, सेल आया 102% के साथ। तो आज एंट्री के लिए सिर्फ 2 ही स्टॉक है आपके पास, IEX और सेल, इंडस टावर। IEX और सेल आ रहे हैं, पिरामल, इंडस टावर और BHEL बाहर जा रहे हैं। बायोकॉन, इंडस टावर, इंडिया सीमेंट और पिरामल। ओके, BHEL नहीं, इंडिया सीमेंट है, वहां पर भी रखने नजर। ओके, तो यह है आपके लिए पूरा बैन से बेनिफिट। रोज ही कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, लंबी लिस्ट है बैन के स्टॉक्स की भी। अनिल जी से भी लेनी है उनकी फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी, वो भी बस कुछ ही देर में आ रही है। आई थिंक 1-2 मिनट में ले लेते हैं सर। बस 1-2 कैश स्टॉक्स पर मेरी नज़र पड़ रही थी, एक बार उस पर व्यू लेना है हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। अच्छी मूव आ रही है। अवंती की हमने बात करी हमने वेल्सपन कॉर्प की। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये भी सुबह से एक्शन में दिख रहा है। इनफैक्ट हॉस्पिटल स्टॉक्स उतने खराब नहीं रहे हैं, एस्टर डीएम भी मूव कर रहा है। कल इसमें एक बड़ी मूव आई थी और सुमित जी आज फॉलो ऑन मूव आई है और मोर इंपॉर्टेंटली पिछले 5 मिनट में एक फ्रेश स्पाइक आ रहा है 3% ऊपर एस्टर डीएम हेल्थ केयर। जरा देखें इसकी चार्ट सर, आज क्लोजिंग के जाने से पहले फ्रेश मूव आ रही है। दीपांशु, स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं।
स्टॉक का नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 423 424 के आसपास का बनेगा और ऊपर में 450 का इसका इमीडिएट टारगेट है। 450 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 50 रुपए की तेजी आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी कर सकते हैं। 450 का पहला टारगेट, फिर 50 रुपए की तेजी ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो यह है आपके लिए एस्टर DM हेल्थकेयर, इस पर रखिएगा नजर, एक्शन में काउंटर दिख सकता है। आइए 3:20 लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। गिरावट तो बढ़ रही है सर, 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 100 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है, 0.5% नीचे S&P फ्यूचर्स है, यूरोप 1.5% नीचे दिख रहा है। रुपया आपके लिए 7 पैसे कमज़ोर है, एशिया तो खैर कमज़ोर था। एक अच्छी बात है, कच्चा तेल 2% फिसला हुआ है, तो थोड़ा डॉलर की स्ट्रेंथ का इम्पैक्ट कमोडिटीज़ पर तो आ ही रहा है। ऑफकोर्स हम तो देख ही रहे हैं, 1-1.5 साल की सबसे बड़ी बैंक निफ्टी पर गिरावट है। क्या करके जाना है जी? खरीदारी इन्वेस्टर्स के लिए, ओके, ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना है, 25% आप यहाँ खरीद सकते हैं। 21,450, 21,525 मेरी पसंदीदा जगह है जहाँ पहली इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। आज 21,550 का लो बना है, तो 5-50 पॉइंट छोड़ के आप यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। 25% आप बैंक निफ्टी भी 46,000 के आसपास खरीद सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी जो दीप जाएगी वो जाएगी 21,150 के, 21,150, 21,000 के आसपास जाएगी वो, 21,000 से 21,150। तीसरी इंस्टॉलमेंट 20,800, चौथी 20,400। इस साल की शुरुआत में ही हमने एक आपको स्ट्रेटजी दी थी, तब हमने कहा कि अगर एक 20,400, 20,800 की रेंज तक करेक्शन आएगा वो बहुत हेल्दी होगा, वहाँ पे आपको फिर से एंटर करना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। तो वहाँ तक या तो आप एकदम ही इंतज़ार करें कि भाई नहीं मैं तो वहाँ आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लूँगा तो मैं वही लूँगा, बहुत कंजर्वेटिव है। बाकी मेरे ख्याल से अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे बांटते हैं और 500, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी 500 पॉइंट 4 बार घट जाए, ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। 21,500 पे लिया, 21,000 पे लिया, 20,500, 20,800, 20,200, 300 के आसपास। मेरे ख्याल से तो 20,400 के नीचे की जगह कम है, नीचे में थोड़ा जल्दी ले लीजिएगा। सो इन्वेस्टमेंट करना है, आपने मिस किया, आपके लिए बढ़िया गोल्डन चांस है पैसा लगाने का। सेम निफ्टी में भी आपके लिए अच्छा चांस है यहाँ पैसा लगाने का, और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा पैसा लगाया जा सकता है। रहा सवाल अब ट्रेडर का जिनकी समस्याएं ज़्यादा है, डे लो पर बंद हो रहे हैं। पहली चीज़, अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट हैं तो मुझे लगता है थोड़े से काटे जा सकते हैं, या नहीं भी काटे तो कोई बात नहीं, आप नया फ्रेश शॉर्ट इस लेवल पे न करें, लॉन्ग भी ना बना, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की वजह से भी काफ़ी दबाव है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करे, और आउट परफॉर्म कैसे करेगा, अगर ग्लोबली सब ठीक ठाक हो गया और बढ़ गए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, और ग्लोबली अगर ख़राब रहा तो बैंक निफ्टी कम घटेगा, क्योंकि कल प्रेशर अगर रहना है तो वो निफ्टी पर रहना है, क्योंकि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और लॉन्ग फंसे हुए हैं। सो आई थिंक जो फंसा हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी चिंता है। सो आई थिंक मैं इस लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज़्यादा कंफर्टेबल बैंक निफ्टी में हूँ आज खरीदारी करने के लिहाज से। सो इन्वेस्टर्स के तौर पर आप एक मौका देख रहे थे करेक्शन में कि मुझे लेना है, ये अच्छा मौका है, लेना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई मतलब देयर इज नो सेकंड थॉट बिल्कुल, क्योंकि आपसे अदरवाइज कभी जिंदगी में नहीं लिया जाएगा। यही तो मौके होते हैं। हाँ, ये मौका है, लेकिन आप 25% लीजिए, 35% लीजिए, आपको कितनी रिस्क लेनी, कितना एग्रेसिव आप हैं उस ले सकते हैं। रहा सवाल ट्रेडर्स का, पोजीशन ओवरनाइट लाइट रखें, जितने हल्के रहेंगे उतना बढ़िया, दिन के दौरान मौका मिलता है आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं। लॉन्ग पोजीशन है तो आप 45,800 का पुट ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में खरीद सकते हैं, और 21,450 का पुट ऑप्शन निफ्टी में खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। शॉर्ट हैं तो 21,700, और इधर आप खरीदिए 46,500 का कॉल ऑप्शन और हेज कर लें। दैट्स इट। ओके सर, चलिए ये है आपके लिए फाइनल स्ट्रेटजी जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। थोड़े पोजीशंस हल्की रखें, मेंटेन करें, हेज करके जाएं। इन्वेस्टर हैं तो यही मौका आपको बाजार में मिलता है एंट्री लेने का। कंजम्पशन स्टॉक्स ये होल्ड आउट कर रहे हैं। अभी हमने एशियन पेंट्स की बात करी, यहाँ पर अच्छा एक्शन बना हुआ है, नंबर्स अच्छे आए थे, स्टॉक उसके बाद संभला हुआ है, ज़्यादा वीकनेस इस पर नहीं दिखी है। बाकी कंजम्पशन में भी ठीक ठाक एक्शन आ रहा है, उतनी खराबी नहीं है जितनी अक्रॉस द बोर्ड। इनफैक्ट नेस्ले तो होल्ड आउट कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में ही। क्या है तैयारी कंजम्पशन कंपनीज की, FMCG कंपनीज की? अगले हफ्ते अयोध्या में जो बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उससे पहले आइए एक बार जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, सबकी नज़र तो बनी हुई है 22 जनवरी को, FMCG कंपनीज की क्या तैयारी है? बिल्कुल, 22 जनवरी के बड़े इवेंट से पहले काफ़ी सारी FMCG कंपनीज जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को वहाँ पे बढ़ाती हुई दिख रही है। सिर्फ FMCG कंपनीज नहीं, फूड सर्विसेज चेन जैसे कि जुबिलेंट फूडवर्क, वेस्टलाइफ फूड, ये भी वहाँ पर अपने स्टोर्स लाने के लिए तैयार हो चुके हैं, और काफ़ी
कुछ यहाँ पे जो डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमने पिछले कुछ दिनों से देखा ही है कि जो यात्रियों का तांता लगा हुआ है वहाँ पे टूरिज्म बढ़ते हुए दिखा है और ये माना जा रहा है कि इस इवेंट के बाद 8 से 10 गुना टूरिज्म बढ़ते हुए दिखेगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन पर एफएमसीजी कंपनीज का फोकस है, प्लांट लाने पर कंपनीज का फोकस है। डेली एसेंशियल्स की जो मांग है वो बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यात्रियों की बात करें तो 2021 में हमने देखा था करीबन 3.5 लाख यात्री अयोध्या में गए थे, लेकिन वही आंकड़ा 2023 में बढ़कर 3.5 करोड़ होता हुआ दिखा है और माना जा रहा है कि पर डे 3.5 से 5 लाख यात्री आते हुए दिखेंगे, जिसकी वजह से जो डेली एसेंशियल के प्रोडक्ट्स होते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने पीने के आइटम्स होते हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी भी मांग आपको मल्टीफोल्ड होती हुई नजर आएगी। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना था तो वाराणसी में हमने ये देखा था, तब एफएमसीजी कंपनीज ने वहाँ पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया था और उसकी वजह से उन्हें बेनिफिट भी मिला था। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी माना जा रहा है। ऑलरेडी जो मैकडॉनल्ड्स की नॉर्थ और ईस्ट फ्रेंचाइज है उसने लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अपना नया आउटलेट खोल दिया है। इंटरेस्टिंग बात ये रहने वाली है, जो फूड सर्विसेज चेन होगी उनका फोकस वेजिटेरियन कुजीन पर ही ज़्यादा रहेगा। इनफैक्ट 7 स्टार वेजिटेरियन होटल भी वहाँ पे आने वाली है। बिस्लेरी इंटरनेशनल अयोध्या के पास अपना नया प्लांट भी डालने वाला है, जिसकी वजह से बिस्लेरी जो वाटर है कंजम्पशन बढ़ते हुए दिखेगा। पैकेज वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक और इन प्रोडक्ट्स की भी मांग बढ़ने की उम्मीद है। तो बड़ा एफएमसीजी कंजम्पशन के लिए एक शहर और एक टूरिस्ट प्लेस तैयार होते हुए दिख रहा है। ओके और ज़्यादातर रेस्टोरेंट और होटल जो खुल रहे हैं वो वेजिटेरियन खुल रहे हैं। तीर्थ स्थल होने की वजह से ज़्यादातर वेजिटेरियन खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आप एक बड़ी सी वो पाइप जैसी चीज़ देख रहे हैं और अगर आप ये सोचें कि ये क्या है, जिसकी तस्वीरें अभी आती हुई दिखे, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक अगरबत्ती है जो 45 दिनों तक जलेगी। वाओ, ये एक बड़ी अगरबत्ती, इस अगरबत्ती को जलाया जा रहा है, तो ये 45 दिनों तक चलने वाली अगरबत्ती है। इतनी बड़ी और कुछ न कुछ रिकॉर्ड ही बन रहे हैं अयोध्या में। हर चीज़ में कोई न कोई रिकॉर्ड, हर चीज़ में कोई न कोई रिकॉर्ड है ना। सो ये 45 दिनों तक जलने वाली अगरबत्ती वहाँ पर तैयार हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं इस वक्त इसे जलाने की विधि इस वक्त चल रही है। ये है आपके लिए कुछ और बड़े डेवलपमेंट इस वक्त होते हुए। आइए, अयोध्या की पूरी कवरेज के लिए जी बिजनेस है तैयार और आपको भी रहना है जी बिजनेस के साथ। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव। तो ये है हमारा खास प्रोग्राम। ऑफ कोर्स 22 तारीख को सबसे बड़ी कवरेज आपको जी बिजनेस पर मिलने वाली है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ने की तैयारी में है और काफ़ी हिस्टोरिक डे रहा है। जिस तरह की गिरावट आई है, एक तरफा तेज़ी के बाद बाजार में आज एक सिग्निफिकेंट फॉल और एक दिन का सबसे बड़ा फॉल एक साल में आपको आते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी पर। HDFC बैंक यहीं से गिरावट शुरू हुई और टॉप लूजर भी है। क्लोजिंग पर 8.25% की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। 1540 के लेवल पर HDFC बैंक आपको आते हुए दिखा है। बड़ा कट यहाँ पर आया है। HDFC बैंक के साथ साथ एक्सिस, ICICI, कोटक, इंडसइंड यहाँ पर भी वीकनेस दिखी है। SBI भी आपको कमजोर दिखा और अक्रॉस द बोर्ड बैंक्स का आज भारी था। तो बैंक्स की तरफ से सबसे बड़ी वीकनेस आज के ट्रेड में आई है। इसके अलावा टाटा स्टील, हिंडाल्को, JSW स्टील ये सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। तो बैंक्स और मेटल्स सबसे कमजोर कड़ी ये दो स्पेसेस थे, बट ब्रेथ आज काफी खराब थी। सिर्फ 10 निफ्टी स्टॉक्स है जिन्होंने होल्ड आउट किया है। एशियन पेंट्स इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद स्टॉक पॉजिटिव था, अब थोड़ा फिसला है, 1.5% नीचे बंद हो रहा है। होल्ड आउट किया है टेक महिंद्रा, SBI लाइफ, HCL टेक, अपोलो, LTM एंट्री, इन्फी, TCS, नेस्ले और L&T ने बाकी सारे काउंटर्स आपको कमजोर होते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए। ऑफकोर्स टॉप लूजर HDFC बैंक यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो दर्जा जाता है IEX को। थोड़ी देर पहले 11% नीचे था, फिलहाल 9.5% की गिरावट के साथ बंद होने को है तैयार। सेल, नैल्को, JSPL ये सारे काउंटर्स भी आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। NMDC में भी गिरावट थी। रैमको, सिटी यूनियन बैंक, AB फैशन, IDFC फर्स्ट, कॉनकॉर, RBL, दालमिया भारत ये सारे काउंटर्स आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। डेल्टा कॉप में भी आज काफ़ी कमजोरी थी। आरती इंडस्ट्रीज गिरा है, दीपक नाइट्राइट, SBI कार्ड्स, हिंदुस्तान कॉपर, पीरामल एंटरप्राइजेज, औरो फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ये काउंटर्स भी आपको काफ़ी कमजोर होते हुए दिखे हैं। होल्ड आउट किया है वायदा कारोबार में ICICI लोम्बार्ड ने 5.5% ऊपर था। बाकी जो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं ये भी ठीक थे।
आईटी के लिए अच्छा दिन था, एल&टी टेक, ओरेकल, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंस, मैस्टेक, ये सारे काउंटर्स एम्फेसिस, ये सारे काउंटर्स आपको ऊपर जाते हुए दिखे हैं। पॉलीकैब में आपने खरीदारी देखी है, इसके साथ ही आपने एक्शन बनते हुए दिख रहा है मेट्रोपोलिस पर। एल&टी फाइनेंस ठीक ठाक दिख रहा था, लुपिन, मैक्स फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स और टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी थी बट उतनी ज़्यादा नहीं थी, 1% नीचे आपको मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स दिखे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले रिलेटिवली बेटर था। आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड, वेल्सपन कॉर्प, अवंती फीड्स, ये काउंटर्स हैं जहाँ पर अच्छा एक्शन दिखा है। IRFC, केपरी ग्लोबल, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन है। PFC, यहाँ पर भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। मजगांव डॉक, डेटा पैटर्न्स, ये भी पॉजिटिव होल्ड आउट कर रहे थे। बट अनिल जी, 2000 पॉइंट का कट, आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम इतनी बड़ी गिरावट 27 जनवरी को हमने देखी थी, जब हिंडन मांगले के बाद पूरे बाजार में गिरावट आई थी और बैंक्स फिसले थे। तो एक साल के बाद इतनी बड़ी गिरावट हम बैंक निफ्टी पर आते हुए देख रहे हैं और 450 पॉइंट का कट सर निफ्टी में भी 2% का। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बाजार में आज कमजोरी बना रहा। बड़े लंबे समय बाद एक ढंग का बड़ा साइजेबल करेक्शन आपको बाजार में देखने को मिला है और 21,600 के नीचे की क्लोजिंग आपको देखने को मिली। 2% नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा है, 2.25% नीचे सेंसेक्स और 4.25% नीचे बैंक निफ्टी। 2000 अंकों का बड़ा कट HDFC के नतीजे के बाद बाजार की हुई है। धुलाई पिटाई एकदम जबरदस्त मार पड़ती हुई दिख रही है। बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। हाल ही में बंगलुरु से चौंका देने वाला फेडेक्स कुरियर घोटाला सामने आया, जिसमें एक पत्रकार को एक जालसाजों ने 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल इंटरनेशनल पार्सल के नाम पर पुलिस को इस तरह की तमाम शिकायतें मिल रही है, जिसमें ठग में पार्सल से में अवैध वस्तुएं होने का डर दिखाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। आज शाम 6 बजे हम इसी पर बातचीत करेंगे। आखिर क्या है ये कुरियर घोटाला और कैसे ठग कैसे अपने शिकार को जाल में फंसाते हैं और डरा धमका कर पैसे वसूलते हैं। इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, ये खोलेंगे हम परत दर परत। कुरियर वाली कॉल से बचकर, मुक्तेश चंद्र, पूर्व DGP गोवा, दीपिका सिंह साइबर एक्सपर्ट, विराग गुप्ता एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों से होगी हमारी आज बात शाम 6 बजे। और दीप ये फोन मुझे भी आ चुका। अरे मैंने तो उसकी क्लास लगा दी, मुझे भी आया था। मुझे पूछा कि वो हमारा कुरियर बॉय आपके घर के आसपास है, ये है वो, और वो लेके घर में बताया। मैंने कहा मेरा घर कहाँ, न्यू बॉम्बे की तरफ है भाई। हाँ, मैंने कहा कहाँ, मानकोट में। हाँ, जो आप बोलो उसमें हाँ बोलता है। पट्टे रुक तू। तो वो अच्छा, मैं बोलता तुम फोन करो तो उसको वो आपको बोलते हैं आप फोन करो, आप करो। हाँ, वो वही चाहते हैं आपको फोन करो। बोले मेरा कुरियर बॉय आपके घर के आसपास है, आप फोन करिए। उन्होंने कहा भाई जब तुम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकता? तो उसका लग नहीं रहा फोन। मतलब उसका फोन तुम्हें लग रहा था, तुम्हें मुझे क्यों नहीं लग रहा, और तुम्हारा फोन मुझे लग रहा था, उसका क्यों नहीं लग रहा? तो फिर वो लॉजिक में तो क्या है, फिर उनको समझ में आता है, ये पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। और फिर जैसे आप करते हो, कुछ आपको बोलेंगे आपका कुरियर आया है, ये नंबर डायल करो, वो करो। ये पूरी जानकारी कैसे हो रही, क्या हो रही है, तो इसमें एक चीज़ समझ लो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी आपको कुछ भी फ्री में देगा नहीं। ये समझ लीजिए, जैसे आपको कोई फ्री में ऑफर करे ना, समझ लीजिए कोई ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ धोखाधड़ी करने की, हाँ, वहाँ आप अलर्ट हो जाओ बस, तो अपने आप बच जाएंगे। तो ये देखिएगा जरूर आज शाम को कुरियर वाली कॉल से बचकर। और आज मनी गुरु में हम बताएंगे कि कैसे बढ़ाएं आप अपने पोर्टफोलियो की चमक। गोल्ड और सिल्वर में निवेश की क्या है अवसर, साथ ही गोल्ड ETF में निवेश की खासियत क्या है। चर्चा में शामिल होंगे दो खास मेहमान, पंकज मठपाल MD ऑप्टिमा मनी और प्रबलीन वाजपेयी फाउंडर फिनफिक्स। तो जरूर देखिएगा शाम 6:26 पर गोल्ड और सिल्वर ETF निवेश के अवसर। लाल सागर अपने नाम के मुताबिक लाल होने लगा है। हुती विद्रोही मालवाहक जहाज़ों पर अब अटैक कर रहे हैं और साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने मिलकर भी उन पर हल्ला बोला है। स्थिति है कि जहाज़ अपना रास्ता बदल रहे हैं। इन हमलों से भारत सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। खासकर फर्टिलाइजर्स की धुलाई कई गुना बढ़ चुकी है। आज हमारी इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में लाल सागर से जुड़ी दिक्कतों पर करेंगे हम बात। बताएंगे इन हमलों को रोकने के क्या है उपाय और क्या लाल सागर यूं ही लाल होता रहेगा। देखिएगा हमारी आज की खास पेशकश, लाल सागर का रेड सिग्नल, रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री। बढ़िया सर। ओके, विदा लेने का वक्त है। जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। समाचार समाप्त हुए। हाँ, अब मतलब आज तो मार्केट ऐसी डल था, मतलब आज किसी ने कोई बिल्कुल के लिए रिक्वेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन एक मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन आज समाप्त हुआ। फाइनल क्लोजिंग आ चुकी है। आप उठे उसके पहले बता दूं 21,571 है तो लिफाफा लेवल, लेकिन सुमित जी की मुस्कुराहट दिख नहीं रही है। 460 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है।
बैंक निफ्टी 46,064, मतलब आप कैसे भी घुमा के देखें 46064, इधर से देखें तो भी सेम आएगा, उधर से देखें वाह व्हाट नंबर। हाँ, और 2060 पॉइंट का नुकसान, और सेंसेक्स राउंड फिगर में 71,500 पर बंद होता हुआ 1628 पॉइंट के नुकसान के साथ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रहा नुकसान, थोड़ा कम ही सही लेकिन रहा जरूर। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज़्यादा कर रहा है 515 पॉइंट नीचे, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा 186 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, आशु जी और सचिन जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। जैसी भी हो आज की एक्सपायरी, कल की एक्सपायरी के लिए फिर से आ जाइएगा, डरिएगा मत, चिंता मत कीजिएगा, लौट आइएगा। फिलहाल मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। मृत्युंजय हमारे साथ है तैयार बताने के लिए आगे का एक्शन। मृत्युंजय, कच्चे तेल में गिरावट बढ़ गई है सर, और ब्रेंट क्रूड का भाव $77 के नीचे आ गया है। करीब करीब 2% की गिरावट इस वक्त कच्चे तेल में दिख रही है। सवाल यह है कि जब रेड सी में इतना तनाव का माहौल है जिसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ा था, तो रेड सी से आमतौर पर कच्चा तेल ग्रीन होता है, लेकिन कच्चा तेल भी रेड हो गया है। इसके पीछे की वजह क्या है और क्या क्रूड में गिरावट अभी और बढ़ सकती है?